हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रैपिड नॉलेज में। आज हैं आपके सामने फिर से एक नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे कि मानव नेत्र, जिसे हम आँख कहते हैं, वो क्या होता है और हम कैसे किसी वस्तु को देख सकते हैं, और अगर हमारी आँखें खराब हो जाती हैं तो वो क्यों खराब होती हैं और उसको हम सही करने के लिए किस प्रकार का चश्मा लगाते हैं। इन सारी चीज़ों के पीछे का रीज़न बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे भी और उसको समझेंगे भी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर। तो हमारा पहला टॉपिक तो यही रहेगा कि मानव नेत्र यानी कि आँख क्या होता है। देखिए, आँख का मतलब हम सभी जानते हैं कि अगर हमें किसी वस्तु को देखना है तो उसके लिए हमारे पास आँखों का होना जरूरी है। अगर हमारे पास आँख नहीं होंगी तो हम वस्तु को देख नहीं सकते। ठीक है, ये तो था बोलचाल की भाषा में, लेकिन अगर आँख को परिभाषित करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानव नेत्र एक प्रकाश संवेदनशील इंद्रिय अंग है जो वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को रेटिना पर प्रतिबिंब के रूप में बनाकर मस्तिष्क तक संदेश भेजता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानव नेत्र क्या है, एक प्रकाश संवेदनशील इंद्रिय अंग है। ठीक है, क्या है? प्रकाश संवेदनशील इंद्रिय अंग। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी आंखें होती हैं वो प्रकाश के प्रति क्रियाशील होती हैं। यानी कि अगर देखिए हमारी आंखों में अधिक प्रकाश होता है तो आप सबने फील किया होगा कि हमारी आंखें सिकुड़ने लगती हैं, और कम प्रकाश होता है तो हम अपनी आंखों को फैलाकर वस्तुओं को देखने लगते हैं। तो प्रकाश संवेदनशील का मतलब ये है कि प्रकाश के प्रति क्रियाशील। अब देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है कि जो वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को रेटिना पर प्रतिबिंब के रूप में बनाकर मस्तिष्क तक भेजता है। ठीक है, उसकी वजह से ही हमें क्या होती हैं, वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। और आप सबको मालूम है कि अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो उस वस्तु को देखने के लिए सबसे पहले उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, और वह प्रकाश उस वस्तु से टकरा कर यानी कि परावर्तित होकर जब हमारी आंखों में प्रवेश करता है तब जाके हम उस वस्तु को देख सकते हैं। अब देखिए, जब वो प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है तो उसके बाद क्या होता है, अब आंखों में वो पहुंचेगा और हमारी आंख में एक लेंस आता है, उत्तल लेंस। ठीक है, उससे उस प्रकाश का अपवर्तन होगा और वो जाके रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनाएगा, और वही प्रतिबिंब जो होता है, हमारी आंखों में प्रकाश तंत्रिकाएं होती हैं, वो मस्तिष्क तक उसका संदेश भेजती हैं उस प्रतिबिंब का, और हमारा दिमाग क्या करता है, उस वस्तु को दिखाता है। तो इस प्रकार से हम कोई वस्तु देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि मानव नेत्र क्या होता है। अब देखिए, मानव नेत्र के बारे में इसमें और भी चीज़ें लिखी हुई हैं कि मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है। यानी कि जिस प्रकार से एक कैमरा काम करता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा आँख भी यानी कि मानव नेत्र भी काम करता है। अब देखिए, एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका व्यास 25 mm यानी कि 25 मिलीमीटर होता है। अब देखिए, जो हमारा आँख होता है वो एक गोले के समान होता है, और गोले का व्यास होता है, उसी प्रकार हमारी आँखों का भी व्यास लगभग 25 मिलीमीटर होता है। ठीक है, ये चीज़ तो थी आँख के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे पार्ट ऑफ आई यानी कि नेत्र के भाग क्या होते हैं। अब हम अपने आँख के भाग के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी आँख के कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला भाग तो हमारी आँखों में होता है दृढ़ पटल, यानी जिसे हम इंग्लिश में स्क्लेरा कहते हैं। ये क्या होता है? देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मानव नेत्र बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। इस परत को दृढ़ पटल कहते हैं, और यह नेत्र की भीतरी भागों की सुरक्षा तथा प्रकाश से अपवर्तन में सहायता करता है। ठीक है, ठीक है। दृढ़ पटल क्या होता है? ये एक दृढ़ होता है यानी कि ठोस और अपारदर्शी, जिससे प्रकाश आर पार ना जा सके, और श्वेत एक परत होता है हमारी आंखों में सबसे बाहर की ओर आप देखेंगे एक सफ़ेद रंग का परत होता है। वो कैसा परत है? अपारदर्शी। उसी को हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, आइए हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम नॉर्मल आँख में देखेंगे। देखिए, ये जो आपको आँख दिख रहा है, इसमें जो व्हाइट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, यही क्या है? आपका दृढ़ पटल है। ठीक है, और इसका काम क्या है? ये हमारी आँख के अंदर, ठीक है, परावर्तन, हमारी आँख के अंदर जो भी चीज़ है उसको क्या करता है? सुरक्षा देता है। क्या करता है? सुरक्षा देता है। और अपवर्तन, जो हमारी आँख में लेंस है, उस लेंस से प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो उसमें अपवर्तन में इसकी क्या करता है? सहायता भी करता है। तो आपको दृढ़ पटल समझ में आ गया होगा, और दृढ़ पटल का काम क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए एक बार और हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे मानव नेत्र क्या है? बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। ठीक है, इस परत को दृढ़ पटल कहते हैं, यानी कि दृढ़ पटल आपको समझ में आ गया। और ये इसका काम भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये भीतरी भागों की सुरक्षा करता है और प्रकाश के अपवर्तन में क्या करता है? सहायता करता है। अब नेत्र का दूसरा अंग हम लोग आ जाते हैं। देखिए, रक्तक पटल क्या होता है? रक्तक पटल के बारे में जानेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कोरोइड कहते हैं। तो देखिए, इसमें क्या लिखा गया है? दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की एक झिल्ली को रक्तक पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। और यह आंख पर आपतित होने वाले प्रकाश को अवशोषण करता है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकता है। ठीक है, तो ये रक्तक पटल क्या होता है आइए आपको समझाते हैं। तो डायग्राम के ऊपर हम फिर से चलेंगे और देखेंगे। देखिए,
हमने आपको सबसे पहले क्या बताया कि हमारी आंख में जो दृढ़ पटल सबसे पहले आपको दिखाया, तो ये जो सबसे बाहर वाला ये जो चित्र है, इस चित्र में आपको ये जो बाहर वाला सरफेस दिख रहा है, सबसे बाहर वाला इसको हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। और ठीक इसके अंदर ये जो आपको बीच वाली परत दिख रही है, ये जो लाल लाल में, ठीक है, यही होता है आपका रक्तक पटल। एक्चुअल में इसका कलर कैसा होता है, काले रंग का होता है, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए डायग्राम को थोड़ा कलरफुल और अलग अलग कलर में बनाया गया, जिससे आपको डायग्राम क्या हो अच्छे से समझ में आ सके। और आप इस डायग्राम को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके पेपर में इससे क्वेश्चन पक्का पूछता है कि बोल देगा कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करिए और उसमें उसके नेत्र के जितने भी अंग हैं उन सबको परिभाषित करिए। तो हमने आपको दृढ़ पटल तो दिखा दिया, ये जो सबसे जो बाहर वाला परत है इसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। और ठीक इसके अंदर वाला जो परत आपको ये दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। और ये कैसे होता है, काले रंग की परत होती है। कैसे रंग की होती है, काले रंग की परत होती है। और इसका काम क्या होता है, ये जो नेत्र में हमारे प्रकाश जाता है, इन सारे प्रकाशों को क्या करता है, वो अवशोषण करता है। और अवशोषण क्यों करता है, ताकि आंतरिक परावर्तन ना हो सके। अगर मान लीजिए प्रकाश का अवशोषण ना करता तो प्रकाश का परावर्तन होता, उसी परावर्तन को रोकने के लिए वो क्या करता है, उसका प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। ठीक है, तो देखिए इस वाले डायग्राम में हमने नाम के साथ भी आपको दिखाया। देखिए सबसे बाहरी वाली परत को हमने क्या बोला, दृढ़ पटल बोला है, और ठीक उसके नीचे वाली परत को हमने क्या बोला है, रक्तक पटल बोला है। ठीक है, तो आपको रक्तक पटल भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। देखिए अगला पॉइंट हमारे में क्या है, कार्निया। क्या है, कार्निया, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्निया ही कहते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है। कैसा होता है, पारदर्शी, यानी जिसके आर पार प्रकाश जा सके। और कैसा होता है, उभरा हुआ भाग, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। और नेत्र का यही भाग बाहर से दिखाई देता है, यानी हम अपनी आँख की जो भी हिस्से को बाहर से देख रहे हैं वही क्या कहलाता है, हमारे पास कार्निया कहलाता है। ठीक है, आप आँख किसी की भी आँखों को देख रहे हैं जो बाहर से, तो जो हिस्सा आपको दिख रहा है उसे हम लोग क्या करते हैं, कार्निया कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, ये प्रकाश इसी भाग से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। हमारी आँखों में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो कार्निया से होकर ही क्या करता है, प्रवेश करता है। और कार्निया कैसा, पारदर्शी, पारदर्शी तभी तो प्रकाश आर पार जा रहा है। तो इस कार्निया आपको समझ में आ गया होगा। कार्निया क्या होता है, दृढ़ पटल के सामने का भाग। कहाँ का, दृढ़ पटल के सामने का भाग जो उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। ठीक है, आइए डायग्राम में भी आपको कार्निया दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो आपका दृढ़ पटल है, ये वाला हिस्सा, ये जो आपको दृढ़ पटल दिख रहा है, इसके सामने वाला ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, यही क्या आता है आपका, कार्निया। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कार्निया। और इसका काम क्या है, प्रकाश को अंदर प्रवेश देना। ठीक है, ये प्रकाश क्या होता है, इसी माध्यम से होकर आँख में प्रवेश करता है। कार्निया आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या दिया गया है, अगला अंक हमारे आँख का क्या है, परितारिका, जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइरिस। अब देखिए आइरिस क्या होता है, कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली। देखिए अब क्या लिखा है, कैसा, अपारदर्शी, यानी कि वो कैसा है, पारदर्शी नहीं है, अपारदर्शी, यानी इसकी आर पर प्रकाश ना जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या गया, पर्दा होता है जिसे हम लोग कहते हैं आइरिस कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो हम आएंगे कार्निया के पास। ये देखिए ये जो आपका कार्निया है, ये वाला हिस्सा कार्निया, इसके पीछे, ठीक है, एक अपारदर्शी रंग का पर्दा लगा होता है। ठीक है, और कैसा होता है, अपारदर्शी होता है, इसी को हम कहते हैं आइरिस कहते हैं। देखिए नॉर्मल आई में आपको दिखाते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये आपको जो ये ब्लैक वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, ब्लैक वाला जो हिस्सा दिख रहा है, इसके अंदर इस वाले ब्लैक को हिस्से को छोड़ के ये जो बाकी पोर्शन बच रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ठीक है, और ये अपारदर्शी होते हैं, यानी इससे आप प्रकाश आर पार नहीं जा सकता। ठीक है, तो आपको आइरिस समझ में आ गया। आइरिस आप पहचान भी लेंगे, आइरिस कहाँ है, इस वाले फिगर में आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले पार्ट पे। देखिए अगला पार्ट क्या दिया गया है, आइरिस के बाद से पुतली दिया गया है। ठीक है, और इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये पेपर में आपको पूछता है कि पुतली क्या होता है। ठीक है, पुतली को परिभाषित करने के लिए और आपको डायग्राम पे दिखाने के लिए बोल देगा। तो देखिए पुतली के बारे में लिखा गया है कि आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। जो है आइरिस आपने देखा, उस आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। और हिंदी में उसको या तो नेत्र तारा भी उसका दूसरा नाम होता है। अब देखिए यह गोल तथा काली दिखाई देती है। कैसा होता है, ये गोल भी होता है और काली दिखाई देती है। कार्निया से आया प्रकाश, जो हमारी आँख में कार्निया से प्रकाश प्रवेश करता है, कार्निया के बाद वो कहाँ से गुजरेगा, तो पुतली से ही होकर आँखों में प्रवेश करता है। देखिए वही लिखा है, कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही नेत्र लेंस पर पड़ता है। और ये पुतली के बारे में एक और चीज़ लिखा गया है कि पुतली की एक विशेषता होती है कि यह अधिक प्रकाश में छोटी तथा अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए पुतली जब हमारी आंखों पे अधिक प्रकाश पड़ता है तो अपने आप ये छोटी हो जाएगी और कम प्रकाश में अपने आप ही क्या होती है, बड़ी हो जाती है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पुतली समायोजन कहते हैं। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो आप याद ऐड कर लीजिएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, पुतली समायोजन बोलेंगे। अब देखिए इसमें आगे और भी लिखा गया है कि इस प्रकार पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित कर रहा है। यानी कि पुतली का काम क्या है, हमारी आंखों में कितना प्रकाश जाना चाहिए उसको नियंत्रित कौन करता है, तो पुतली ही करती है। ज़्यादा प्रकाश आएगा तो पुतली को छोटा कर देगा। इस प्रकार से जितना प्रकाश जाना चाहिए उतना ही हमारी आंखों में प्रकाश प्रवेश करेगा। ठीक है,
अब आइए डायग्राम पर भी आपको पुतली दिखा देते हैं। देखिए इसने बोला कि आइरिस के बीच में, तो ये वाला जो पोर्शन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और इसके बीच में काले रंग का गोल छिद्र होता है। देखिए काला रंग का जो गोल छिद्र है, ये जो आँख के अंदर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। और जो प्रकाश होता है इसी पुतली से होकर नेत्र लेंस के ऊपर पड़ता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अगले अंग पे। देखिए अगला अंग, इस वाले फिगर में भी आप देख लीजिए पुतली कहाँ है। ठीक है, इस वाले डायग्राम में आपको पुतली दिखाते हैं। देखिए जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा तो आइरिस हो गया, और इसके बीच में जो काले रंग की हिस्सा दिख रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले पार्ट के ऊपर। देखिए अगला पार्ट हमारे पास क्या दिया गया है, नेत्र लेंस। अब देखिए हमारी आंखों में जो लेंस लगा होता है वो कैसा लेंस लगा होता है, तो उत्तल लेंस। सब लोग याद रखेंगे कैसा लेंस लगा होता है, तो द्वि उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, अब देखिए आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी उत्तक का जो लेंस बना होता है, किसका बना होता है, तो उत्तक का बना होता है। वो भी कैसा उत्तक, जो पारदर्शी, यानी जिसके आर पार प्रकाश जा सके। ठीक है, द्वि उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। तो नेत्र लेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम दिखाते हैं आपको नेत्र लेंस कहाँ होता है। देखिए ये जो आपको आँख दिख रही है, इस आँख में आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, यही क्या है, आपका नेत्र लेंस है। क्या है, नेत्र लेंस। और ये किसका बना होता है, तो पारदर्शी उत्तक का बना होता है। किसका बना होता है, पारदर्शी उत्तक का। ठीक है, और ये कैसा लेंस होता है, तो द्वि उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, द्वि उत्तल लेंस होता है। अब देखिए आ जाते हैं हम लोग अगले भाग के ऊपर। देखिए अगला भाग क्या है, यहाँ पे दिया गया नेत्रोद तथा जलीय द्रव। क्या दिया गया, नेत्रोद तथा जलीय द्रव। तो ये क्या होता है, देखिए कार्निया तथा लेंस के बीच के भाग को नेत्रोद कहते हैं। यानी जो कार्निया वाला भाग आपने देखा और जो नेत्र लेंस वाला भाग देखा, इसके बीच का जो स्पेस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। और इसमें जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं जलीय द्रव कहते हैं। और इसके बीच में एक द्रव भरा होता है, वो कैसा होता है, जल के समान दिखता है, और कैसा होता है, नमकीन, यानी हल्का सा नमक के स्वाद का जैसा होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। आप जो रोते हैं तो जो आंसू निकलता है वो यही जलीय द्रव होता है। ठीक है, आइए डायग्राम में आपको दिखाते हैं। देखिए ये वाला जो बाहर वाला हिस्सा हो गया, ये क्या हो गया, आपका कार्निया हो गया, और ये क्या हो गया, आपके पास नेत्र लेंस हो गया। ठीक है, और इसके बीच का जो हिस्सा आपको ये दिख रहा है, यही हिस्सा आपका क्या है, नेत्रोद है। और इसमें जो द्रव भरा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले पार्ट के ऊपर। देखिए नेत्र का जो अगला पार्ट है वो क्या है, कचाप कक्ष। कचाप कक्ष क्या होता है, और उसमें जो द्रव भरा होता है उसे हम लोग कहते हैं कचाप द्रव कहते हैं। देखिए वो क्या होता है, अब लिखा है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को, किसके, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को कचाप कक्ष कहते हैं। और इसमें जो गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कचाप द्रव कहते हैं। इसमें कैसा द्रव होता है, गाढ़ा द्रव भरा होता है, पारदर्शी होता है, वो कैसे, जिसके आर पर प्रकाश जा सके, और उसका अपवर्तनांक कैसा होता है, उच्च यानी कि अधिक होता है, उससे हम लोग कहते हैं कचाप द्रव कहते हैं। ठीक है, और वो कहाँ होता है, आइए आपको दिखा देते हैं। देखिए इसने बोला कि नेत्र लेंस, तो ये तो हो गया आपका नेत्र लेंस। और रेटिना, तो रेटिना क्या होता है, जो हमारी आंख होती है उसकी जो सबसे भीतरी सतह होती है, यानी कि सबसे भीतरी सतह, जो पीला वाला आपको पोर्शन दिख रहा है, ये क्या होता है, रेटिना होता है। ठीक है, और इसके बीच का ये जो आपको खाली स्पेस दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, काचाप कक्ष कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो द्रव भरा गया होता है उसी द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, काचाप द्रव कहते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं अगले पार्ट के ऊपर। देखिए अगला पार्ट क्या है, काचाप कक्ष तथा काचाप द्रव हो गया। उसके बाद आता है दृष्टि पटल, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेटिना कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको जितने भी हमने अंग पढ़ाया उसका हिंदी और इंग्लिश आप दोनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में दोनों में से कोई सा भी पूछ सकता है, तो इसलिए आप दोनों नाम इसका याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया इसके बारे में कि रक्तक पटल, ठीक है, उसके नीचे के तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। वो कैसा होता है, पारदर्शी झिल्ली, यानी जिसके आर पर प्रकाश जा सके। ठीक है, जिसे हम लोग दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। ये आपको दिखा देते हैं। फिर देखिए यहाँ पे एक और चीज़ दिखाया है, यह प्रकाश सुग्राही होती है, यानी ये प्रकाश के प्रति बहुत अधिक क्रियाशील होती है। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, यानी किसी भी वस्तु को अगर हम देख रहे हैं और उसका प्रतिबिंब जो हमारी आंखों में बनता है वो कहाँ बनता है, तो रेटिना पर ही बनता है। अब देखिए यहाँ पे एक और वर्ड लिखा गया है कि दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा ही रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब। हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि जो उत्तल लेंस है अगर वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है तो कैसा बनाता है, उल्टा ही बनाता है, और वास्तविक जो अगर हो तो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब के रूप, रंग एवं आकार आदि का जो ज्ञान है मस्तिष्क को कौन पहुंचाता है, दृष्टि तंत्रिका पहुंचाती है। देखिए अब रेटिना के बारे में आपको आसान भाषा में समझाते हैं। रेटिना क्या होता है, ये देखिए, ये जो आपने देखा ये रक्तक पटल,
ठीक है। ये क्या हो गया आपका रक्तक पटल हो गया। तो इसकी नीचे वाला सरफेस, ये जो नीचे वाला परत है, यही क्या आता है आपके पास दृष्टि पटल यानी कि रेटिना होता है। या हम इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि नेत्र के सबसे भीतरी भाग को, सब नेत्र का सबसे भीतरी भाग, ये पीला वाला आपको पोर्शन दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं रेटिना कहते हैं। और ये क्या होता है प्रकाश सुग्राही होती है, यानी प्रकाश के प्रति अधिक क्रियाशील होती है। और हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इस रेटिना पर ही बनता है, इस रेटिना पर बनता है। अब देखिए यहाँ पे एक पीत बिंदु होता है, क्या होता है एक पीत बिंदु, रेटिना पर भी कहाँ बनता है, इस पीत बिंदु पर, यहीं पे एक बिंदु होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं पीत बिंदु कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है बिल्कुल ही स्पष्ट बनता है। अभी आगे आपको पढ़ाएंगे, अभी आप इतना ही जानिए कि देखिए ये तो सबसे पहले आप इसको देखेंगे कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है, तो उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश गया, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश गया, ये यहाँ से आके यहाँ पे मिल जा रहा है, इस रेटिना पर मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब इस उल्टे प्रतिबिंब का जो ज्ञान है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं दृष्टि तंत्रिकाएं। यहाँ से इसका नॉलेज, इसका जो ज्ञान है वो मस्तिष्क यानी कि दिमाग तक जाएगा, और दिमाग अपने अनुभव के आधार पर इस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाएगा और उसका कलर भी बताएगा। यानी अगर हम यहाँ पे मान लीजिए आपके सामने कोई पुस्तक रखा गया है, तो उस पुस्तक का जो प्रतिबिंब है हमारी आंख के अंदर उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और कहाँ बनता है, रेटिना के ऊपर बनता है। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब का ज्ञान कौन पहुंचाता है दिमाग तक, तो दृष्टि तंत्रिकाएं पहुंचाती हैं। और दृष्टि तंत्रिकाएं के द्वारा दिमाग तक पहुंच जाता है, और दिमाग अपने अनुभव के आधार पर उस वस्तु को सीधा करके बताता है, और उसका कलर भी बताता है, वो कैसा है, आकार, रूप, रंग सब कौन बताता है, दिमाग बताता है। तो आपको रेटिना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए एक बार और रेटिना के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, रक्तक पटल के नीचे तथा सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है, पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम कहते हैं दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है, यह प्रकाश सुग्राही होती है, यानी कि प्रकाश के प्रति क्या होती है, क्रियाशील होती है। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। अब जो प्रतिबिंब बनता है उसका ज्ञान कौन पहुंचाता है, तो दृष्टि तंत्रिकाएं पहुंचाती हैं, ठीक है। अब रेटिना पर जो भी उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसका रूप, रंग, आकार आदि का ज्ञान कहाँ तक पहुंचता है, दिमाग तक पहुंचता है। और दिमाग क्या करता है, उसका अनुभव के आधार पर उसको सीधा करके और उसका कलर, आकार सब हमें दिखाता है, ठीक है। तो आपको रेटिना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेत्र के अगले भाग पे। अभी अगला भाग नहीं, रेटिना के बारे में दो चीज़ और यहाँ पे लिखी हुई है। ये जो रेटिना होता है, यहाँ पे दो प्रकार की सुग्राही सेल पाई जाती हैं, ठीक है, प्रकाश सुग्राही सेल पाई जाती हैं। यानी हमारे रेटिना के ऊपर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उस पहले कोशिका का क्या नाम है, दंडाकार सेल यानी कि दंडाकार कोशिकाएं, और दूसरा का नाम क्या है, शंक्वाकार सेल यानी कि शंक्वाकार कोशिकाएं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का काम क्या होता है। दंडाकार कोशिका जो है इसका काम होता है, यह प्रकाश की तीव्रता का अनुभव कराता है, ठीक है। यानी कि अगर देखिए तीव्रता का अनुभव कराने का मतलब कि प्रकाश कितना तेज है या कितना धीमा है, यानी कि और मान लीजिए कहीं ज़्यादा प्रकाश है, कहीं कम प्रकाश है, तो उसका अनुभव कौन कराता है, तो दंडाकार सेल ही कराता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर जो दंडाकार सेल है इसकी मात्रा बढ़ जाए, क्या हो जाए, इसकी मात्रा बढ़ जाए तो क्या होता है, तो उसको कम प्रकाश में भी वस्तुएं साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। जैसे देखिए उल्लू को रात में दिखता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर दंडाकार सेल अधिक पाई जाती हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे गाँव में जो मुर्गे होते हैं वो सुबह सुबह क्या करते हैं, बोलने लगते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर दंडाकार सेल अधिक पाई जाती है, तो इसलिए उन्हें कम उजाले में भी अधिक उजाला दिख जाता है, इसलिए वो सुबह सुबह बोलने लगते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसमें सेल लिखा गया, क्या लिखा गया, शंक्वाकार सेल, यानी कि शंक्वाकार कोशिकाएं, इनका काम क्या होता है, ये वस्तु के रंग का अनुभव करती है। यानी कौन सा वस्तु किस रंग का है वो कौन बताता है, तो शंक्वाकार कोशिकाओं की सहायता से हमारी आंखें बताती हैं, ठीक है। अगर किसी मान लीजिए इसकी मात्रा कम हो जाए तो क्या करता है, रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। कि आप देखेंगे कई सारी वस्तुओं को रंगों को पहचान, नीले को पीला बोलेगा, पीले को हरा बोलेगा, ठीक है। इस प्रकार वो नेत्र क्या करता है, प्रकाश रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, ठीक है। वो व्यक्ति अगर किसी में शंक्वाकार सेल की कमी हो जाए तो वो क्या करता है, रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है पीत बिंदु। क्या लिखा गया है, पीत बिंदु, जिसे हम लोग एलो स्पॉट कहते हैं। ये क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है, जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, इसे पीत बिंदु कहते हैं। और इस भाग की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है, ठीक है। देखिए हम आपको दिखाते हैं, हमने आपको कुछ डायग्राम दिखा। देखिए ये जो डायग्राम है इसमें अब रेटिना जो दिख रहे हैं, रेटिना, ठीक इसके बीच में यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसे हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। और यहाँ पे जो प्रकाश सुग्राहिता होती है सबसे अधिक, यानी कि यहाँ पे सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। अगर किसी वस्तु को देख रहे हैं उसका सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो पीत बिंदु के ऊपर ही बनता है, ठीक है। तो पीत बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट के। अब देखिए अगला बिंदु हमारे पास क्या होने वाला है, अंध बिंदु। क्या होता है, अंध बिंदु। देखिए रेटिना के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी कि वहाँ पे प्रकाश सुग्राहिता क्या होती है, शून्य होती है। देखिए वहाँ पे लिखा प्रकाश की सुग्राहिता शून्य होती है, इसे अंध बिंदु कहते हैं। और किसी वस्तु का प्रतिबिंब अंध बिंदु के ऊपर बने, यानी वो उसको व्यक्ति उस वस्तु को नहीं देख सकता, वो व्यक्ति कैसा होगा, अंधा होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश सुग्राहिता शून्य होती है, यानी प्रकाश के प्रति वहाँ पे क्रियाशील नहीं होता है वो भाग, ठीक है।
देखिए अब आपको अंध बिंदु भी दिखा देते हैं। देखिए इसने बोला है कि रेटिना को जिस भाग को छेद कर, ये मान लीजिए ये तो आपका रेटिना हो गया, इसके जिस भाग को छेद कर, तो इस वाले भाग को आप देख रहे हैं छेद कर, जो दृष्टि तंत्रिका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र तंत्रिका भी कहते हैं, यहाँ से जो प्रकाश हमारे आंखों पर प्रवेश करता है, इसी भाग को हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। और ये क्या होता है, यहाँ पे प्रकाश सूक्ष्मता क्या होती है, शून्य होती है, यानी यहाँ के जो यहाँ का जो भाग होता है वो प्रकाश के प्रति क्रियाशील नहीं होता है। अगर यहाँ पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना के इस भाग पर अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उस वस्तु को नहीं देख सकता, यानी कि वो व्यक्ति कैसा है, अंधा होगा। ठीक है, ये तो था नेत्र के भाग के बारे में। यानी नेत्र का जितना भी भाग होता है हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको समझा दिया। आप क्या करेंगे, देखिए आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करिए और उसके जितने भी भाग होते हैं उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो आप ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, इसलिए आप इस डायग्राम को क्या करेंगे, बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको इस एग्जाम में बनाना है और इस सारे पार्ट के बारे में आप और बेहतरीन तरीके से नोट्स हम आपको दे देंगे, वहाँ से पढ़ लेंगे और पेपर में उसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आए थे अपने अगले टॉपिक के ऊपर। देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है, तो अगला टॉपिक होने वाला है समंजन क्षमता। क्या होने वाला है, समंजन क्षमता, यानी कि पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये क्या होता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आप देखे होंगे हमारे पास तो आँख एक ही है, आँख कैसा एक ही है, और हमको ये भी मालूम है कि अगर हमारा आँख जो है इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ बनता है, रेटिना बढ़ता है। यानी कि अगर किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, फिक्स हो गई, कहाँ बनती है, रेटिना के ऊपर ही बनता है। तो ठीक है, जो हम जानते हैं कि यू भी, इस चीज़ को आप ध्यान समझिए, अभी हम आपको टॉपिक समझाएंगे। देखिए यू भी और एफ, इसके बीच हमने हमको संबंध बताया था कि 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u होता है। अब देखिए आप एक चीज़ फील किए होंगे कि आप दूर की वस्तु को भी देख सकते हैं और पास की वस्तु को भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब हमेशा एक ही जगह पे बनता है, वो कहाँ बनता है, रेटिना के ऊपर बनता है। यानी प्रतिबिंब की दूरी तो क्या हो गई, फिक्स हो गई, प्रतिबिंब की दूरी फिक्स हो गई। अब देखिए अगर आप पास की वस्तु को देखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए उसकी वैल्यू रखेंगे तो एफ का मान कुछ और आएगा, फिर आप यहाँ पे दूर की वस्तु को देखेंगे तो यू का मान कुछ और रखेंगे तो एफ का मान क्या होगा, कुछ और आएगा, लेकिन भी का मान तो हमेशा फिक्स होगा। तो यानी इस वाली वस्तु को तो हटा दीजिए, आप देखेंगे यू का मान आप अलग अलग करिए, यानी वस्तु को पास रखिए या दूर रखिए, तो उस हिसाब से एफ का मान भी बढ़ता रहेगा घटता जाएगा। ठीक है, तो वही देखिए लेंथ और जो नेत्र लेंस हमारा वो क्या कर सकता है, अपनी फोकस दूरी को बदल सकता है। ठीक है, पास की वस्तु को देखने के लिए उसका फोकस दूरी कुछ और होगा, दूर की वस्तु को देखने के लिए उसकी फोकस दूरी कुछ और होगी। ठीक है, और जो नेत्र लेंस की ये जो क्षमता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखा गया है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की, यानी कि कंडीशन के हिसाब से वो अपनी फोकस दूरी को चेंज कर लेता है। इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा गया है, नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि हमारा जो नेत्र लेंस है उस नेत्र लेंस से जो रेटिना तक की दूरी है उसी दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ कहते हैं। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि समंजन क्षमता क्या होता है। हमारा अगला टॉपिक है नेत्र का निकट बिंदु, यानी कि नियर पॉइंट ऑफ आई क्या होता है। आइए हम देखते हैं वह निकटतम बिंदु, नियर पॉइंट ऑफ आई के मतलब क्या है, वह निकटतम बिंदु जिसे यह नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकटतम बिंदु कहलाता है। ठीक है, ये देखिए ये आपका आई हो गया, यानी कि आँख हो गया, और इसके पास सबसे नज़दीकी दूरी जहाँ पर अगर हम किसी वस्तु को रख दें तो आँख क्या है, अपनी अधिकतम समंजन क्षमता यानी जितनी फोकस दूरी बदल सकता है उतनी बदल कर एकदम स्पष्ट देख सके, उसी न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, निकटतम बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, निकटतम बिंदु कहते हैं। अब देखिए इस पॉइंट के जहाँ भी हम थोड़ा सा और आगे रखेंगे किसी वस्तु को तो आँख क्या करेगा, उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता, वहाँ पर उसकी वस्तु क्या करेगी, धुंधली दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, निकटतम बिंदु कहते हैं। नेत्र का निकट बिंदु आपको समझ आएगा कि वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से देख सकता है, क्या कहता है, स्पष्ट रूप से देख सकता है, वो क्या कहलाता है, निकटतम बिंदु कहलाता है। अब देखिए ये लिखा गया कि इस बिंदु से नेत्र तक की जो दूरी होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। अब देखिए एक स्वस्थ, मान लिया हमारा आँख अगर एकदम स्वस्थ है, ठीक है, तो उसके लिए वह निकटतम बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। आँख से कितनी दूरी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए अगर आपके पास निकटतम बिंदु पर कोई पॉइंट है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो ये आपका आँख हो गया। ठीक है, क्या हो गया, आँख हो गया। इस प्रकार से आप पेपर में आँख बनाएंगे, इसके अंदर आप क्या करेंगे, उत्तल लेंस रख लेंगे, ये आपका निकट बिंदु हो गया। और यहाँ पे कोई वस्तु को आपने रख दिया, यहाँ से प्रकाश किरण चलेगा लेंस से अपवर्तन के पश्चात इस पॉइंट से गुजरेगा। ठीक है, अब दूसरा प्रकाश किरण यहाँ से जाएगा, फिर से वो भी अपवर्तन के बाद यहाँ से जाएगा। अब देखेंगे दोनों पॉइंट कहाँ मिले, रेटिना पर मिल रहे हैं, और रेटिना पर क्या होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, और प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं नेत्र का दूर बिंदु। नेत्र का दूर बिंदु वो क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है
कि वह दूरस्थ बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए, यानी कि अब बिना कोई समंजन क्षमता लगाए एकदम स्पष्ट देख सकता है, उसी बिंदु को हम लोग क्या कह सकते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि आपकी जो आँख है आपके पास आसमान में देखते हैं, ठीक है, आकाश में देखेंगे, वहाँ पे आपको सूर्य दिखेगा, तारा दिखेगा, चांद दिखेगा, आप उसको बिना किसी समंजन क्षमता के स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी बिंदु को हम कहते हैं नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। और हमारे लिए स्वस्थ नेत्र के लिए वो दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। और हमारी आँख से उस पॉइंट तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, वह दूरस्थ बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए, यानी बिना कोई समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। और नेत्र से इस बिंदु तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ लिखा गया है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूरी क्या होती है, अनंत पर होती है। ठीक है, अब देखिए अगर अनंत पर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अनंत से जो प्रकाश किरण चलती है कैसे चलती है, समांतर चलती हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस प्रकार से नेत्र बना लेंगे। क्या करेंगे, नेत्र बना लेंगे। इसके अंदर आप एक लेंस को रख लेंगे। ये मान लो आपके पास दूर बिंदु हो गया, यानी जो अनंत पर है। यहाँ से पहली प्रकाश किरण चलेगी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश चलेगी, ये भी लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना से गुजरेगी। और दोनों पॉइंट कहाँ, दोनों प्रकाश कहाँ मिल रहे हैं, रेटिना पर मिल जा रहा है। रेटिना पर क्या हो रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब बन जा रहा है। ठीक है, तो दूर बिंदु पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, और निकट बिंदु पर कोई वस्तु होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये चीज़ भी आपने सीख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि नेत्र का जो निकट बिंदु तथा दूर बिंदु होता है, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि विस्तार कहते हैं। और स्वस्थ मनुष्य के लिए क्या होता है, इसकी दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। कहाँ तक होती है, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं, यहाँ तक तो था नेत्र के बारे में। ठीक है, नेत्र का हमने निकट बिंदु जान लिया, दूर बिंदु जान लिया, नेत्र क्या होता है उसके बारे में जान लिया, नेत्र के सारे पार्ट्स के बारे में जान लिए। अब हम लोग जानेंगे कि हमारी नेत्र जो खराब होती है, अब देखते हैं हमारे आंखें खराब हो जाती है तो हमें पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, किसी को कलर पहचान में नहीं आता है, किसी को एक पास अगर कोई वर्टिकल यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में रखी हुई वस्तु हो जाए तो वो नहीं दिखाई देती है। तो इन सारे दोषों को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, और इसका निवारण कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों के पीछे के रीजन को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अब आ जाते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में। क्या करेंगे, दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दृष्टि दोष क्या होता है, तो कभी कभी आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है, जिस कारण वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो दृष्टि धुंधली हो जाती है। इसे आंख का दृष्टि दोष कहते हैं। तो आपको दृष्टि दोष समझ में आएगा कि हमारी आंखों की जो समंजन क्षमता होती है, यानी कि फोकस दूरी को बदलने की क्षमता, वो क्या होती है, कमजोर हो जाती है, जिससे हमें वस्तुएं अब स्पष्ट रूप से दिखाई देना बंद हो जाती हैं। यानी कि वस्तुएं तो दिखाई देंगी लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगी, उसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। अब दृष्टि दोष भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आपका है कौन सा है, निकट दृष्टि दोष, फिर आपका क्या होता है, दूर दृष्टि दोष, फिर आता है जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता और वर्णनांता। ये सब क्या है, आपके दृष्टि दोष के प्रकार हैं। अब बारी बारी से हम इन सारे दृष्टि दोष को पढ़ेंगे और ये क्यों होता है इसके बारे का रीजन जानेंगे, और उसका हम निवारण कैसे करेंगे ये भी जानेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले तो हम आते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में, कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, इसके नाम पे आप ना जाइएगा, नाम जो लिखा है ठीक वही उसके अंदर भी होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, इसमें आपको निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी। आपका दोष कैसा है, निकट दृष्टि दोष है, और इसमें आपको क्या होती है, निकट की ही वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो ऐसी दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि इस दोष में पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे, मतलब एक निश्चित दूरी के आगे हम चले जाएंगे तो वहाँ की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात नेत्र का जो दूर बिंदु है वो अनंत पर ना होकर पास आ जाता है। पहले हम तो अनंत तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकते थे, अब अनंत पर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते। अब वहाँ से क्या हो जाएगा, उसका दूर बिंदु थोड़ा सा पास आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाता है। अब जो सामान्यतः यह दोष है, ये दो नहीं होगा, ये क्या होगा, दोष होगा। ठीक है, ये क्या होता है, 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है, यानी कि जो 10 से 16 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं उनकी आंखों में ये दोष पाया जाता है। ठीक है, अब इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनने लगता है। यानी कि देखिए निकट दृष्टि दोष है तो हमारा स्वस्थ नेत्र होता तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता था, रेटिना पर बनता था। अब इस जैसे हमारी आंखों में ये दोष आ जाएगा तो अब प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर कहाँ बनता है, रेटिना से थोड़ा सा पहले बन जाता है। कहाँ बन जाता है, रेटिना से थोड़ा सा पहले बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इस डायग्राम को, तो देखिए ये तो अनंत पर रखी वस्तु, और हमारा नेत्र कैसा स्वस्थ है तब कैसा प्रतिबिंब बनता था, अनंत से रखी वस्तु का प्रतिबिंब देखेंगे, यहाँ से दो समांतर प्रकाश किरण चली, लेंस से अपवर्तन के पश्चात दोनों रेटिना पर मिल जाते थे और यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता था। अब देखिए अगर निकट बिंदु पर रखते थे
तो देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण दोनों चलेंगी और लेंस से अपवर्तन के पश्चात दोनों कहाँ मिल जाते थे, अब रेटिना पर मिल जाते थे और प्रतिबिंब बन जाता था। तो देखिए इसने बोला कि निकट की वस्तुएं क्या होती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं। यानी कि देखिए ये तो निकट बिंदु पर रखा प्रतिबिंब हो गया, यानी इसमें हम लोग कोई सा भी चेंजिंग नहीं करेंगे, ये तो एकदम बिल्कुल सही बनता है। अभी भी प्रतिबिंब इसका रेटिना पर ही बनेगा अगर निकट बिंदु पर रखेंगे तो, लेकिन चेंजिंग किस में आएगा, जब वस्तु हमारे पास दूर बिंदु पर हो। तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, इस रेटिना पर ना बनकर रेटिना से थोड़ा सा पहले, मान लीजिए दोनों प्रकाश किरण अब यहाँ पर मिलने लगेंगे, यानी कि रेटिना से पहले बनने लगेगा। ठीक है, तो देखिए उसका भी यहाँ पे हमने आपको डायग्राम दिखाया है। देखिए दोषयुक्त नेत्र में, किसमें, दोषयुक्त नेत्र में, यानी जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसमें उसका डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए तो सबसे पहले हम लोग निकट बिंदु पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। तो हमें इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि हमको निकट की वस्तुएं तो अभी भी स्पष्ट दिखाई देती हैं, यानी इसका प्रतिबिंब अभी भी कहाँ बनेगा, रेटिना के ऊपर ही बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, रेटिना के ऊपर ही बनेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर निकट दृष्टि दोष है तो हमने आपको बताया इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना से पहले बनता है। तो यानी अनंत पर अगर कोई वस्तु को हम लोग रखते थे तो उसका तो दूर बिंदु कम हो गया। अब देखिए यहाँ से दोनों समांतर प्रकाश बिंदु क्या होंगी, चलेंगी, दोनों समांतर प्रकाश किरणें चलेंगी और लेंस से क्या होगा, उनका अपवर्तन होगा और दोनों क्या होंगे, रेटिना से पहले ही मिल जाएंगे, रेटिना से पहले। यानी कि अब ये दोनों यही इसी पॉइंट पर मिल जा रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि इसके अंदर निकट दृष्टि दोष आ चुका है। ठीक है, अब देखिए ये क्यों होता है, इसके पीछे का हम लोग रीजन जानेंगे। ठीक है, इसका जो कारण है, कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, यानी कि हमारी जो आँख का साइज है वो क्या होता है, जब बड़ा हो जाता है, नेत्र गोलक क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो मान लीजिए अब जैसे ही बड़ा हो गया तो हमने आपको बताया प्रतिबिंब की दूरी तो फिक्स होती है। तो ये जो आँख का साइज, मान लीजिए पहले ऐसे था, पहले इस साइज का बनता था, अब इसका साइज बड़ा हो गया, क्या हो गया, साइज बड़ा हो गया, तो प्रतिबिंब अभी भी यहीं बन रहा है। तो देखिए अब इसकी जो रेटिना हो गया, रेटिना पीछे चला गया ना, तो देखिए रेटिना से पहले क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो पहला कारण क्या था, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, त्रिज्या बढ़ेगा तो उसका गोलक का साइज बढ़ेगा, यानी नेत्र लेंस का जो गोलक है वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। अब देखिए इसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। तो फोकस दूरी देखिए नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी क्या होती है, फोकस, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। इसमें फोकस दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अब यहीं पे आके दोनों पॉइंट मिल जा रहे हैं क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या हो रही है, कम हो जा रही है। अब देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ क्या लिखा है, कारण, दूसरा कारण क्या है, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो आप देख रहे हैं कि नेत्र लेंस और रेटिना की दूरी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। ये नेत्र लेंस हो गया और ये रेटिना हो गया, तो पहले रेटिना यहीं तक था लेकिन अब रेटिना कहाँ तक चला गया, यहाँ तक चला गया। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया वो कारण, दो ही कारण है निकट दृष्टि दोष का। पहला कि नेत्र गोलक का साइज बढ़ जाना और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। ठीक है, तो आपके कारण तो समझ में आ गए होंगे कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है। अब देखिए इसका हम लोग इलाज कैसे करेंगे, तो आज हम लोग पहले डायग्राम के ऊपर ही। ठीक है, अब देखिए आपको मालूम है अगर किसी व्यक्ति के अंदर दृष्टि दोष आ जाते हैं तो उसे चश्मे लगवाने पड़ते हैं। क्या करते हैं, चश्मे लगवाने पड़ते हैं। अब देखिए चश्मे में भी हम लोग दो प्रकार के लेंस का यूज करते हैं, एक तो उत्तल लेंस का, एक अवतल लेंस का। तो आप इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे प्रकाश किरणें क्या हो रही है, पहले ही मिल जा रही हैं। तो यानी कि हम यहाँ पे एक ऐसे लेंस का यूज करेंगे कि क्या करें, प्रकाश किरणों को थोड़ा सा फैलाए, क्या करें, थोड़ा सा फैलाए, ताकि देखिए ये तो दोनों सिकुड़ रही है ना, तभी तो आगे पास मिल रही है। तो थोड़ा सा इसको मान लीजिए इन दोनों प्रकाश किरणों को फैलाएगा कि थोड़ा सा दूर जाके मिले, क्या करें, थोड़ा सा दूर जाके मिले। ठीक है, प्रकाश किरणों को इन दोनों को फैला देगा जो क्या होंगी, थोड़ी सी दूर जाके मिलेंगी। तो देखिए प्रकाश किरणों को फैलाने का काम कौन सा करता है, आप सबको मालूम है कि अवतल लेंस करता है। क्या करता है, अवतल लेंस करता है, क्योंकि देखिए अवतल लेंस मान लीजिए आपके पास ऐसा हो गया, यहाँ से प्रकाश किरणें जाती थी तो अपवर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाती थी, यहाँ से प्रकाश किरण जाएगा तो अपवर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाता था। ये प्रकाश किरणों को क्या करता, फैलाता था। यानी कि अगर किसी वस्तु के अंदर निकट दृष्टि दोष आ चुका है तो उसको कौन सा चश्मा लगेगा, तो अवतल लेंस युक्त चश्मा लगेगा, और भी कैसी, निश्चित फोकस दूरी की, जिसकी फोकस दूरी फिक्स होती होगी। ठीक है, आप देखेंगे जब भी आप चश्मा बनवाने जाते हैं तो जो भी चश्मा बनाने वाले होता है आपकी आंखों में एक चश्मा पहना देगा, उसमें बार बार वो लेंस को बदलता है। ठीक है, आपसे पूछता है कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो क्या करता है, वो फोकस दूरी चेक करता है कि उसकी कितनी फोकस दूरी का हमको अवतल लेंस लगाना है। अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल लेंस लगाएगा और कितनी फोकस दूरी को लगाएगा, इसीलिए वो बार बार लेंस को चेंज करता है। ठीक है, तो अब देखिए अब हम इसमें का निवारण कैसे करेंगे, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाकर। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का क्यों करते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब पास बन रहा था तो उसको फैलाने के लिए, ताकि उसको अगर प्रकाश किरणों को फैला दे जिससे उसकी प्रतिबिंब क्या होगा, वापस रेटिना पर बनने लगे। देखिए कैसे बनता है, मान लीजिए तो हमारा आँख हो गया, इसके पहले हम जो चश्मा पहना रहे हैं चश्मे में अवतल लेंस का ग्लास लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से दो प्रकाश किरणें आएंगी, मान लीजिए पहला प्रकाश किरण आया, ये दूसरा प्रकाश किरण आया, ये क्या करें, इसको थोड़ा सा फैला देगा, फैला के अब पहले से आँख पे लेके जाएगा, फिर ये फैला के इसको आँख पे लेके जाएगा। अब आँख में तो उत्तल लेंस होता है, अब ये क्या करेगा, वापस प्रकाश किरणों को क्या करेगा, अपवर्तित होंगी यहाँ से प्रकाश किरणें, और ये दोनों फिर से कहाँ जाके मिलने लगेंगी, रेटिना पर जाकर मिलने लगेंगी और रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने लगेगा। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे कौन सा लगाया, अवतल लेंस, क्यों, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है। ठीक है, क्या करता है, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के बारे में हमने आपको क्या बताया
कि इसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, पास दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। क्यों होता है इसका ये दोष? क्योंकि नेत्र गोलक का साइज बढ़ जाता है, रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसका निवारण कैसे करते हैं? तो उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का यूज करके। ठीक है, चश्मे में उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का यूज करके। तो आपको निकट दृष्टि दोष समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं दूर दृष्टि दोष के ऊपर। ठीक है, देखिए दूर दृष्टि दोष क्या होता है? ठीक इसके नाम पर देखिएगा, दूर दृष्टि दोष, यानी इसमें अब आपको क्या होंगी, दूर की वस्तुएं तो अस्पष्ट दिखाई देंगी, क्योंकि आपको दूर दृष्टि दोष है इसलिए इसमें दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देंगी और पास की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। इस प्रकार का जो दोष होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि इस दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात जो नेत्र का निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। पहले तो हम 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन हम 25 सेंटीमीटर से बढ़ के थोड़ा सा और दूरी पर चला जाएगा, 25 से मान लीजिए 30 हो जाएगा, वहाँ तक की वस्तु को हम लोग क्या करेंगे? स्पष्ट देख सकते हैं। 30 से पहले की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख, 30 हमने अपने पास से माना, सबको अलग अलग तरीके से खराब होते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम फिर से आ जाएंगे अपने टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को पढ़ने के लिए पुस्तक को क्या करना पड़ेगा? 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखना होगा। और मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो पुस्तक पढ़ रहा है, तो पहले तो 25 सेंटीमीटर तक की दूरी पर रखकर पुस्तक को पढ़ सकता था क्योंकि उसकी आंखें क्या थी? स्वस्थ थी। लेकिन अब उसको कैसा हो गया? दूर दृष्टि दोष हो गया। अब वो पास की वस्तु तो देख नहीं सकता है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा और दूर करेगा, 25 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेगा, कोई 35 पे रखेगा। ठीक है, तब जाकर क्या करेगा? उस पुस्तक को आसानी से पढ़ सकता है। और इसमें क्या होता है? प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है? दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनने लगता है, रेटिना के पीछे बनने लगता है। देखिए पहले तो यहाँ पर रेटिना पर बनता था, अब रेटिना पर ना बनकर प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे। अब हम लोग देखिए आज का डायग्राम भी आपको दिखाते हैं। ये तो था स्वस्थ नेत्र के लिए, किसके लिए? स्वस्थ नेत्र के लिए। अब ये स्वस्थ नेत्र में दूर से भी प्रकाश किरण आएगी तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, पास से प्रकाश किरण जाएंगी उसका भी कहाँ होगा? प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर ही बनेगा। अब देखिए इसमें ये वाला डायग्राम सही रहेगा। क्यों? क्योंकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, यानी इसमें कोई भी चेंजिंग हम लोग नहीं करेंगे। अब देखिए निकट की वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना के पीछे बनेगा, तो यानी कि ये वाला डायग्राम क्या हो जाएगा? आपका खराब हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। देखिए ये है आपका दोष युक्त नेत्र। क्या हो गया? दोष युक्त नेत्र। अब इसमें देखेंगे जो दूर की वस्तु है उसका प्रतिबिंब तो एकदम रेटिना पर आकर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, लेकिन जो पास में रखी वस्तु है इसका प्रतिबिंब, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश किरणें दोनों चलेंगी, लेंस से उसका अपवर्तन होगा, अब ये दोनों रेटिना के पीछे जाकर मिलेंगी, रेटिना पर नहीं, रेटिना के पीछे जाकर मिलेंगी, इसलिए हमें पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, क्या होंगे? पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। अब देखिए ये क्यों होता है? तो देखिए पहले जो गोलक का साइज होता है वो बड़ा हो जा रहा था, तो इसलिए फोकस दूरी प्रतिबिंब पहले ही बन जा रहा था, अब इसमें छोटा हो जाएगा, तो इसलिए प्रतिबिंब की दूरी अब कहाँ हो जाएगी? थोड़ी सी दूर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अब प्रतिबिंब पीछे बनने लगेगा। तो देखिए पहला कारण तो इसका यही हो जाएगा कि नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना। नेत्र लेंस का वक्रता त्रिज्या कम यानी कि गोलक क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, जिससे इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब देखिए दूसरा कारण क्या है? नेत्र के गोले का जो व्यास होता है वो कम हो जाता है, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है? कम हो जाती है, यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाएगी। पहले क्या होता है? दूरी बढ़ जा रही थी। ठीक है, तो वही कारण था। अब देखिए अब हम लोग आ जाएंगे दूर दृष्टि दोष का निवारण कैसे करेंगे। अब निवारण कैसे करेंगे? अब देखिए चूंकि प्रतिबिंब पीछे बन रहा था, कहाँ बन रहा था? प्रतिबिंब पीछे बन रहा था, यानी कि हम कुछ कई ऐसा लेंस का यूज करेंगे जो प्रकाश किरणों को थोड़ा सा और जल्दी फैला, क्या करें? पास में इकट्ठा कर दे, क्या कर दे? केंद्रित कर दे। तो ये प्रकाश किरणों को, यहाँ प्रकाश किरणें जो हैं रेटिना के पीछे मिल रही हैं, अब हम कोई ऐसा लेंस का यूज करेंगे जो ये प्रकाश किरणों को क्या करे? और जल्दी केंद्रित कर दे, क्या करे? दोनों प्रकाश किरणों को केंद्रित कर दे ताकि वापस से रेटिना पर बनने लगे। और आपको मालूम है केंद्रित करने का काम कौन करता है? उत्तल लेंस करता है। यहाँ से प्रकाश किरणें चलती हैं तो इनका अपवर्तन होने के बाद से दोनों एक पॉइंट पर मिलने लगती हैं, यानी प्रकाश किरणों को क्या करने लगती हैं? सिकुड़ने लगती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे किस लेंस का यूज हम करेंगे? उत्तल लेंस का, और वो भी उचित फोकस दूरी वाला। जितनी फोकस दूरी की हमको आवश्यकता है उतनी फोकस दूरी का लेंस का हम लोग यूज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। ये आपका हो गया दूर दृष्टि दोष के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब कैसे बनाएंगे। मान लीजिए ये तो आपका हो गया निकट बिंदु, निकट स्थित बिंदु। ठीक है, नई स्थिति, पहली स्थिति मान लीजिए यहाँ पे थी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे उत्तल लेंस ले लिए, क्या कर लिए? उत्तल लेंस ले लिए। यहाँ से प्रकाश किरणें जाएंगी। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और फैलाए, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए ये उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, क्या हो गया? उत्तल लेंस हो गया। यहाँ से जो प्रकाश किरणें चल रही हैं इसको थोड़ा सा ये फैलाया होगा, थोड़ा सा सिकुड़ा होगा। ठीक है, दोनों प्रकाश किरणें थोड़ी सी सिकुड़ी होंगी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पास आ गया, फिर से दोबारा इसमें उत्तल लेंस से अपवर्तन होगा, ये थोड़ी थोड़ी और पास आएंगी और इनका प्रतिबिंब कहाँ बनने लगेगा? रेटिना पर बनने लगेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए दूर दृष्टि दोष क्या होता है? इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। कारण क्या था? हमने आपको बताया कि जो नेत्र गोलक का साइज है वो क्या होता है? छोटा हो जाता है, और रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी कम हो जाती है, तब ये दोष हमारी आंखों में आ जाता है।
इसका निवारण करने के लिए हमने आपको क्या बताया, उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, चश्मे में उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का यूज करेंगे तब जाके हम इसका निवारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं अगले दोष के ऊपर। देखिए अगला दोष क्या है हमारे पास, जरा दृष्टि दोष। क्या होता है, जरा दृष्टि दोष। और ये क्या होता है, तो देखिए ये क्यों होता है, आयु में वृद्धि के कारण होता है। तो इसका कारण तो समझ में आएगा कि आयु में जब वृद्धि होती है तब हमारे पास जरा दृष्टि दोष आ जाता है। और इसमें क्या होती है, मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती हैं। क्या होती है, मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जरा दृष्टि दोष आता है। और इस दोष में क्या होता है मनुष्य को, तो देखिए लिखा गया है, नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। नेत्र की जो समंजन क्षमता यानी फोकस दूरी बदलने की जो क्षमता है वो क्या होती है, कम हो जाती है, घट जाती है, जिसके कारण वस्तु दूर रखी वस्तु को या निकट रखी वस्तु को या दोनों बिंदु पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। ठीक है, इसे ही जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष में वो व्यक्ति ना तो पास की वस्तु को ठीक से देख सकता है, ना ही दूर की वस्तु को ठीक से देख सकता है। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष आपको समझ में आएगा कि ये क्यों होता है। हम आयु में जब वृद्धि होती है तो मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती हैं और नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वो क्या होती है, घट जाती है, जिससे व्यक्ति ना तो पास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, ना ही दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ठीक है, तो कारण तो आपको समझ में आ गया और इसमें क्या होता है ये भी आपको समझ। अब देखिए इसका निवारण कैसे करते हैं। अब देखिए आदमी ना तो पास का देख सकता है ना ही दूर का देख सकता है, यानी कि अब इसके चश्मे में हम अवतल लेंस का भी यूज करेंगे और उत्तल लेंस का भी यूज करेंगे। अवतल लेंस का यूज कब करेंगे और उत्तल लेंस का यूज कब करेंगे, देखिए जो हमारे पास ये चश्मा हो गया, ये क्या हो गया, चश्मा हो गया। ठीक है, अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि चश्मे में हम लोग द्विफोकसीय लेंस का यूज करेंगे। क्या करेंगे, द्विफोकसीय लेंस में यूज करेंगे। अब देखिए चश्मे की जो ऊपरी भाग में अवतल लेंस का लगा होता है, ठीक है, जो है दूर की वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। यानी ये जो चश्मा है इसका जो ये ऊपरी वाला हिस्सा है इसमें हम लोग किस लेंस का यूज करेंगे, तो अवतल लेंस का यूज करेंगे। अब अवतल लेंस किस काम में आता है, अभी हमने आपको बताया अवतल लेंस का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, जिसमें दूर की वस्तु को देखने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, दूर की वस्तु को देखने के लिए करते हैं। और नीचे हम लोग क्या, नीचे वाले पार्ट में उत्तल लेंस लगा देंगे। और उत्तल लेंस क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम पास की वस्तु को देखना चाहते हैं। पास की वस्तु को देखने के लिए उसमें हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस। याद रखिए हमेशा ऊपर अवतल लगता है, नीचे उत्तल लगता है। ठीक है, ऊपर कौन सा लगेगा, अवतल लेंस लगेगा और नीचे उत्तल लेंस लगेगा, ताकि व्यक्ति पास की वस्तु को भी देख सके और दूर की वस्तु को भी देख सके। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, अबिंदुकता। अगला दोष हम लोग क्या है, अबिंदुकता है। अबिंदुकता क्या होता है, तो देखिए इसमें लिखा गया है कि इस दोष में जो समान दूरी होती है, समान दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। यानी मान लीजिए आपका ये आँख हो गया, क्या हो गया, ये आँख हो गया, इससे एक निश्चित दूरी पर, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु रखा है, एक कैसा रखा गया है, वर्टिकल रखा गया है, एक कैसा रखा गया, हॉरिजॉन्टल रखा गया है। ठीक है, एक कैसा रखा गया, हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज। एक को देखिए, एक आपके पास व्यक्ति ऊर्ध्वाधर खड़ा है, एक हमारे क्षैतिज खड़ा है, तो आपको ये दोनों वस्तुएं एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। या तो आप एक बार में या तो ऊर्ध्वाधर रखी वस्तु को देख सकते हैं या तो क्षैतिज रखी वस्तु को देख सकते हैं। दोनों को एक साथ नहीं देख सकते। क्या कर सकते हैं, दोनों को एक साथ नहीं देख सकते हैं। इसी भी दोष को हम क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। ठीक है, दूरी सेम होनी चाहिए। कारण क्या होता है, जो कार्निया की जो गोलाई होती है इसमें अनियमितता के कारण, यानी कि जो हमारी कार्निया है, जो इसका निर्माण होता है वो एक समान रूप से ना होता है, इसमें अनियमितता का, इसमें खराबी के कारण हमें क्या होता है, ये दोष आ जाता है आंखों में। ठीक है, अब देखिए इसका निवारण हम लोग कैसे करते हैं, चश्मे में बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। क्या करें, चश्मे में बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। मतलब कि देखिए आप देखेंगे अब तक जिसको नॉर्मल चश्मा देखेंगे, जिसको निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो, तो उसमें केवल बाहर वाले सरफेस को आप टच करेंगे, ऊपर वाले सरफेस को, तो देखेंगे या तो ऊपर धंसा होगा या तो अंदर की तरफ, या तो बाहर निकला होगा या तो धंसा होगा। लेकिन जिस व्यक्ति को अबिंदुकता हो जाता है उसको बेलनाकार लेंस को यूज करते हैं। यानी कि इस चश्मे को, मान लीजिए आपका ये चश्मा हो गया, ठीक है, अब इस चश्मे को देखिए ध्यान से, इसमें जो आगे वाला हिस्सा आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से भी देखेंगे तो ये भी थोड़ा सा राउंड शेप में होगा, और ये जो पीछे वाला हिस्सा देखेंगे ये भी थोड़ा सा क्या होगा, राउंड शेप में होगा। ठीक है, तो इस क्यों, क्योंकि इसमें बेलनाकार लेंस का यूज होगा। जब किसी व्यक्ति को अबिंदुकता हो जाता है तो उस व्यक्ति को उसके दोष को निवारण करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग आ जाते हैं अगले दोष के ऊपर। अगला दोष हमारे पास क्या है, वर्णांधता। वर्णांधता जिसे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये क्या होता है, देखिए कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कलर की हम लोग क्या करेंगे, पहचान नहीं कर सकते हैं अच्छा आसानी से। देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है स्पष्ट रूप से देख तो सकता है, स्पष्ट रूप से देख सकता है किसी वस्तु को, लेकिन कुछ निश्चित रंगों में वो क्या होता है, भेद कर पाना उसके लिए संभव नहीं हो पाता। यानी कुछ निश्चित कलर्स होते हैं जिसको पहचान नहीं पाता है, लाल को पीला बोलेगा, पीले को हरा बोलेगा। ठीक है, तो देखिए यह दोष मनुष्य में जन्मजात होता है, यानी कि हम जब जन्म लेते हैं तभी से हमारी आंखों में ये दोष पाया जाता है और इसका कोई भी उपचार नहीं होता है। क्या होता है, इसका कोई भी उपचार नहीं होता है। और इसका कारण क्या होता है, तो शंक्वाकार कोशिकाओं में कमी के कारण। हमने अभी आपको
शंक्वाकार कोशिका पढ़ाया था, हमने बताया रेटिना पर 2 कोशिकाएं पाई, एक शंक्वाकार एक दंडाकार। जो शंक्वाकार कोशिका था हमने बताया था ये रंगों के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि रंगों की पहचान करने के लिए इस काम में आता है शंक्वाकार कोशिका। और इसकी संख्या में अगर कमी हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कलर में हम पहचान आसानी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था वर्णांधता। यहाँ पे आपका दृष्टि दोष भी समाप्त होता है। तो हमने आपको अब तक क्या पढ़ा दिया, मानव नेत्र पढ़ा दिया और उसके सारे पार्ट्स को पढ़ा दिए। ठीक है, हमने आपको मानव नेत्र में जो दोष होता है वो क्यों होता है ये भी सारे पढ़ा दिए, और उसका निवारण कैसे करेंगे ये सारी भी चीज़ें हमने आपको पढ़ा दिया। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है प्रिज्म रहने वाला है, और यहाँ से आप बिल्कुल ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से एकदम कन्फर्म है कि आपके पेपर में एक 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, यहाँ से आप 5 नंबर तो एकदम फिक्स आपके पेपर में आ ही जाएगा। यहाँ से कुछ चीज़ें आप इस टाइम से लेके हम आपको जितना भी टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक में से आप एकदम लिख के रख लीजिएगा कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। तो ये पहला टॉपिक क्या है, प्रिज्म। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है, यानी जिसके आर पर प्रकाश जा सके, जो 3 आयताकार, यानी आयताकार आप समझते हैं इस टाइप का शेप। ठीक है, तो 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आप समझते हैं इस वाले शेप को क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार कहते हैं, परतों से घिरा होता है। आयताकार सतह प्रकाश को अपवर्तित करती है, इसलिए इसे आयताकार सतह को अपवर्तित सतह कहते हैं। और 2 भुजाओं के बीच एक कोण बनता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोण कहते हैं। और ये एक, ठीक है, तो आइए हम प्रिज्म के बारे में समझाते हैं। देखिए आपके पास 2 त्रिभुजाकार सरफेस होता है, कितना होता है, 2 त्रिभुजाकार सरफेस होता है। ठीक है, इन दोनों को मिला के, ठीक है, और 4 आपके पास 3 क्या होता है, आयताकार सरफेस होता है। इन तीनों सरफेस को मिलाकर हम क्या कहते हैं, प्रिज्म को बनाते हैं। आप देखिए इस प्रिज्म को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो प्रिज्म दिख रहा है, एक मिनट, आप इस यहाँ पे जो प्रिज्म को देख रहे हैं इसमें देख रहे हैं एक आपके पास त्रिभुजाकार सरफेस ये वाली दिख रही है। ठीक है, एक त्रिभुजाकार सरफेस ये दिख रहा है, और ठीक इसके पीछे एक त्रिभुजाकार सरफेस है, और आपके पास 3 आपके पास आयताकार सरफेस दिख रहा होगा। पहला आयताकार सरफेस दिखे ये वाला आपको दिख रहा है, ये आपका पहला हो गया। ये देखिए ये आपका दूसरा सरफेस हो गया, और ये आपका तीसरा सरफेस हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 3 आयताकार सरफेस से और 2 त्रिभुजाकार सरफेस से मिलाकर हम क्या करते हैं, प्रिज्म बनाते हैं। और ये सारा कैसा प्रिज्म पारदर्शी होता है, जिसके आर पर प्रकाश जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें से 2 भुजाओं के बीच जो कोण बनता है, आपके पास एक पहली भुजा ये ले लीजिए और दूसरी भुजा ये ले लीजिए, इसके बीच में ये जो कोण बनता है इस कोण को हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। मान लीजिए पहली भुजा ये हो गई और दूसरी भुजा ये हो गई, इसके बीच ये जो कोण बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक आदर्श प्रिज्म है, आदर्श प्रिज्म मतलब कि जो हर एंगल से सही हो, यानी कि उसमें किसी भी चीज़ की कोई खराबी ना हो, तो उसके लिए जो प्रिज्म कोण का मान होता है कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपको प्रिज्म समझ में आ गया। प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है जो 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार परतों से घिरा होता है। आयताकार सतह प्रकाश को क्या करता है, अपवर्तित करता है। देखिए ये जो त्रिभुजाकार सरफेस है, यहाँ से आप जब प्रकाश किरणों को भेजेंगे, इस त्रिभुजाकार सरफेस से जब आप प्रकाश किरणों को भेजेंगे तब देखेंगे एकदम सीधे निकल जाएगा। क्या करेगा, एकदम सीधे निकल जाएगा, यानी प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, आयताकार सरफेस से, मान लीजिए आपका आयताकार सरफेस हो गया, यहाँ से किसी प्रकाश किरणों को भेजेंगे तो देखेंगे उस प्रकाश किरण का अपवर्तन हो जाता है। क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। इसलिए जो आयताकार सरफेस है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तित सतह कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तित सतह कहते हैं। ठीक है, तो आपको प्रिज्म समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के ऊपर। ठीक है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में इस टॉपिक को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास पेपर में जरूर पूछेगा कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए तथा उसके प्रोसेस को भी आप लिखिए। इसमें क्या क्या हो रहा है इन सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखना भी होता है पेपर में। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मानेंगे कि माना हमारे पास ABC एक क्या है, प्रिज्म है। ABC हमने क्या मान लिया, एक प्रिज्म मान लिया। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे पेपर में कि माना ABC क्या है, एक प्रिज्म है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी आप फिर लिखेंगे कि PQ एक आपतित प्रकाश किरण है, एक वर्णी। कैसे, PQ एक वर्णी यानी कि एक ही कलर का, या तो हरे रंग का प्रकाश भेजेंगे या नीले रंग का प्रकाश भेजेंगे या लाल रंग के प्रकाश को भेजेंगे, मतलब बस एक ही कलर का आप प्रकाश किरणों को भेजेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन आपको समझा रहा है प्रिज्म के द्वारा, तो ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले बोलेंगे माना ABC एक प्रिज्म है जिसमें हम PQ प्रकाश को क्या करते हैं, आपतित कराते हैं। यानी ये PQ प्रकाश किरण यहाँ से जा रहा है तो इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। आप लिखा है PE क्या है, आपतित किरण है। फिर देखिए यहाँ से जाने के बाद से इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। अब जो की देखिए ये वायु से प्रिज्म के अंदर ये क्या होगा, वायु हो गया। और वायु कैसा होता है, विरल माध्यम होता है। और कांच क्या होता है, सघन माध्यम। जो प्रिज्म होता है कांच का बना होता है, तो ये कांच क्या होगा, इसके हिसाब से सघन माध्यम होगा। तो प्रकाश किरण का जब अपवर्तन होगा तो अभिलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा। तो देखिए ये वाला आपका अभिलंब हो गया, इसको जाना चाहिए ऐसे। जो ये आपका प्रकाश किरण है इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये झुक जाता है कहाँ से, अभिलंब की ओर। क्यों, क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। अब देखिए ये कांच क्या है, सघन माध्यम है। अब जैसे ही सघन माध्यम है, फिर से ये जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, यानी इसका दोबारा अपवर्तन होगा। ये देखिए आपका ये हो गया अभिलंब।
तो अविलंब से क्या होता है, दूर होता है। जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से क्या होता है, दूर होता है। तो इसको जाना चाहिए ऐसे सीधा, लेकिन ऐसे ना, तो इससे दूर हट के ऐसे जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पी क्यू क्या है, एक आपतित प्रकाश किरण है। फिर से देखिए ई एफ क्या है, अपवर्तित प्रकाश किरण है। और आर एस जो है बाहर निकल जा रहा है, ये भी अपवर्तित प्रकाश किरण है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, निर्गत प्रकाश किरण। क्यों, क्योंकि ये बाहर निकल जा रहा है। एफ एस देखिए, ये एफ और एस क्या है, निर्गत प्रकाश किरण है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि माना ए बी सी एक प्रकाश, एक क्या है, प्रिज्म है, जिसमें पी क्यू प्रकाश किरण आप या पी प्रकाश किरण आपतित होती है, जिसका प्रिज्म के अंदर अपवर्तन होता है ई एफ। तो ई एफ क्या होता है, अपवर्तित किरण हो जाएगी। फिर से एफ एस क्या हो जाएगी, निर्गत प्रकाश किरण हो जाएगी। अब देखेंगे फिर यहाँ बताएंगे कि एन एन डैश क्या है आपके पास, अविलंब है, और एम एम डैश भी क्या है आपके पास, अविलंब है। अब देखिए आप यहाँ पे एक और चीज़ देख रहे होंगे कि अगर आप ये जो आपतित प्रकाश किरण है इसकी दिशा में अगर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और ये जो आपके निर्गत प्रकाश किरण है इसकी दिशा में आप थोड़े से पीछे घूमते हैं, पीछे बढ़ेंगे, तो इन दोनों के बीच एक कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण, इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि डी क्या है आपके पास, विचलन कोण है। डी आपके पास क्या दिया यहाँ पे, देखिए डी आपके पास दिया गया है कि डी क्या है आपके पास, विचलन कोण है। अब देखिए फिर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो आपके पास ये दिख रहा है, ये वाली लाइन, ये अविलंब हो गया और ये अपवर्तित किरण हो गया। क्या हो गया, अपवर्तित किरण हो गया। अविलंब और अपवर्तित किरण हो गया। आपको मालूम है कि अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बनता है। अपवर्तन कोण को हम लोग किसे दिखाते हैं, आर से। ये अविलंब हो गया और ये अपवर्तित यहाँ पे जो कोण बनता है इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, आर से, और ये क्या होता है, इसको अपवर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि देखिए पी क्या है आपके पास, पी आपतित किरण है, वो भी कैसी, एक वर्णी का मतलब कि एक ही कलर का। फिर ई एफ अपवर्तित किरण है, एफ एस निर्गत किरण है, ए प्रिज्म का कोण है। देखिए ये जो ए है ये क्या है, प्रिज्म का कोण। देखिए पहली भुजा होगी, ये दूसरी भुजा होगी, इसके बीच जो कोण बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म का कोण बनता है। आई क्या है, आपतन कोण है, आर क्या अपवर्तन कोण है। आर कहाँ बनता है, इन दोनों के बीच बनता है, आप लिख लेंगे यहाँ पे आर। ठीक है, आर यहाँ पे बनता है, ठीक है, अपवर्तन कोण। फिर ई क्या है, निर्गत कोण। ई देखिए निर्गत कोण, ये अविलंब हो गया और ये आपके पास आर एस हो गया। यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, अविलंब और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है इसे हम क्या बोलेंगे, निर्गत कोण बोलेंगे। और डी क्या होता है, विचलन कोण होता है। ठीक है, डी क्या होता है, विचलन कोण होता है। तो आपको प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, ये क्या लिखा गया है, आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण की दिशाओं के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डेल्टा से या डी से, जो हमने यहाँ पे डी लिखा गया है उससे भी विचलन कोण को दिखाते हैं और डेल्टा से भी, लेकिन ज़्यादातर यूज हम क्या करते हैं, इस डेल्टा का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए फिर आ जाते हैं हम लोग और अगले पॉइंट पे। देखिए इसमें अगला पॉइंट एक और चीज़ लिखा गया है, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो विचलन कोण का मान घटता जाता है। यानी कि ये जो आपको आपतन कोण दिख रहा है इसका मान, आई का मान आप जितना बढ़ाते जाएंगे डी का मान घटता जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इस जो डी का मान है वो घटना बंद हो जाएगा, यानी कि अब उसके आगे डी का मान यानी विचलन कोण का घटना कम हो जाएगा। तो उस टाइम जो विचलन कोण का मान होता है उसे हम बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूनतम विचलन कोण। ऐसे हम लोग किससे दिखाते हैं, तो डेल्टा एम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, डेल्टा एम से। ठीक है, देखिए वही लिखा गया है, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो विचलन कोण का मान घटता जाता है, परंतु एक समय के बाद विचलन कोण का मान घटना बंद हो जाता है। तब उसे हम लोग अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, अब देखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमको दिखाएंगे। जो हमारे पास प्रिज्म है, जिस प्रिज्म का हम यूज कर रहे हैं अपवर्तन के लिए, उस प्रिज्म में जिस पदार्थ का यूज किया, मान लीजिए कांच का यूज किया है, तो उस कांच का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन में साइन ए बाई टू होता है। ठीक है, जहाँ ए क्या है, प्रिज्म का कोण है, डेल्टा एम क्या है, तो न्यूनतम विचलन कोण, वो भी किसके लिए, एक वर्णी प्रकाश के लिए, जिसमें एक वर्ण वाला केवल एक ही रंग का प्रकाश हो, उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, और अपॉन में साइन ए बाई टू। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, पदार्थ के किस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास जिस प्रिज्म का यूज कर रहे हैं वो प्रिज्म क्या हो, बहुत ही ज़्यादा पतला हो, यानी कि जो ए का मान है यानी प्रिज्म कोण का मान है वो 5 डिग्री से भी कम हो, तो उस टाइम जो न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम का मान निकालेंगे, उसके लिए सूत्र होता है डेल्टा एम इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए होता है। ठीक है, एन क्या है, अपवर्तनांक है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, ये टॉपिक को भी आप ध्यान समझिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि पेपर में आपसे पूछेगा कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझाइए क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले प्रिज्म ले लेंगे, हमने माना कि ये ग्लास प्रिज्म हो गया। क्या हो गया, एक ग्लास प्रिज्म हो गया। ठीक है,
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश मतलब कि जिसमें 7 रंग होते हैं, सूर्य से जो निकलने वाला प्रकाश है उसे हम लोग श्वेत प्रकाश करते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे एक ग्लास के ऊपर भेजेंगे, ठीक है, 1 मिनट। अब देखिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक कोई सा कार्डबोर्ड ले लीजिएगा, उसमें एक छोटा सा छेद कर दीजिएगा। अब यहाँ से जो सूर्य के प्रकाश आएंगे, फिर यहाँ से आप देखेंगे इस पॉइंट से जो प्रकाश निकलेगा एक लाइन के समान निकलेगा, क्या करें, एक लाइन के जैसे निकलेगा, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, श्वेत प्रकाश बोलेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, किसी प्रिज्म के ऊपर भेजेंगे, क्या करेंगे, प्रिज्म के ऊपर भेजेंगे। तो आप देखेंगे जैसे इस प्रिज्म के ऊपर प्रकाश किरण टकराएगा, उस प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होने के बाद क्या होता है, अभिलंब की तरफ झुक गया। देखिए इसको सीधा निकलना चाहिए, ये प्रकाश किरण ऐसे निकलना चाहिए, ये प्रकाश किरण ऐसे निकलना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपका अभिलंब होता है, जो सारी प्रकाश किरणें क्या होंगी, अभिलंब की तरफ झुकना चालू हो जाएंगी, यानी इधर की तरफ झुकना चालू हो जाएंगी, क्योंकि इसको निकालना चाहिए सीधे, लेकिन ये सीधे नहीं निकलता, ये सारी अभिलंब की तरफ झुकने लगती हैं, ठीक है। और ये अपवर्तन के बाद से ये जो श्वेत प्रकाश किरण होता है अपने 7 अवयव रंगों में टूट जाता है। यानी जो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से कलर से मिलकर होता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इन 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो जैसे ही अपवर्तन होता है अपने 7 अवयव रंगों में क्या होता है, वो टूट जाता है। 7 अवयव रंगों में क्या होता है, टूट जाता है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे ऊपर आएगा आपके पास रेड, फिर जस्ट उसके नीचे क्या आएगा आपके पास, ऑरेंज आएगा, फिर उसके नीचे येलो आएगा, फिर उसके नीचे ग्रीन आएगा, फिर ब्लू आएगा, फिर इंडिगो आएगा, फिर वायलेट आएगा। आइए कि यहाँ पे हम एक पर्दा लगा देते हैं जिसपे ये सारी कलर हमको क्या होगा, आसानी से दिख सकें, ठीक है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो आपको प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझ में आ गया होगा। अब आइए हम इसको आपको थ्योरी भी दिखा देते हैं। देखिए इसका थ्योरी आप कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, देखिए प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए इसमें क्या लिखा है, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म में से गुजरती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती हैं। हमने अभी आपको दिखाया कैसे झुकती हैं, और अपने घटक रंगों यानी कि 7 रंगों में, और 7 रंगों का याद करने का ट्रिक है वी योर, ठीक है। वी वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, और जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, ठीक है। किरणों में विभाजित हो जाती है, क्या होती है, किरणों में विभाजित हो जाती हैं। प्रिज्म से निर्गत होने वाली यह प्रकाश किरण, जो प्रिज्म से बाहर ये जो 7 प्रकाश किरण निकलती हैं, ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है। निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने का मतलब या तो तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में या तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम में व्यवस्थित होती है, ठीक है। तो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित, यानी उसमें कुछ ना कुछ क्रम होता है किसी चीज़ को फॉलो करके, ठीक है। तो वही इस प्रकार से जो उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को हम कहते हैं, यानी जो 7 रंग प्राप्त हुए हैं उनके जो समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये जो घटना है प्रकाश को 7 रंगों में टूटने का, इसको हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टी भी होता है। आइए देखिए हम यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी निश्चित क्रम में होता है। तो देखिए निश्चित क्रम में ये व्यवस्थित, जो प्रकाश किरण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती हैं, तो इनका प्रॉपर्टी सारे निश्चित क्रम को हमको बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तरंगदैर्घ्य की, किसकी, तरंगदैर्घ्य की, मतलब तरंगदैर्घ्य में कौन सा प्रकाश किरण कितनी दूर तक जा सकता है उसका तरंगदैर्घ्य कहलाता है, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है किसका होता है, लाल का होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, वायलेट का होता है। जैसे नीचे आप लाल से नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि सबसे अधिक लाल में, फिर उससे कम ऑरेंज में, फिर येलो में, फिर ग्रीन में, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट, यानी ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो आपकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, घटती जाती है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य क्या होगा, घटती जाएगी। ये चीज़ देखिए एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। तो देखिए आप सबको मालूम है कि जो हमारा वायुमंडल होता है, क्या होता है, जो हमारा वायुमंडल होता है वो अनेक परतों से मिलकर बना होता है, ठीक है। क्या होता है, अनेक परतों से मिलकर बनता है, जिनका घनत्व व ताप क्या होता है, निरंतर बदलता जाता है। जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाएंगे ताप क्या होता है, कम होते जाएगा, क्या होगा, ताप कम होते जाएगा, ठीक है। जिसके कारण, जिसमें परिणाम स्वरूप उनका अपवर्तनांक भी क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो जो उसका अपवर्तनांक है उसमें भी क्या होगा, परिवर्तन होता रहेगा। इन परतों से प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हमको आसानी से समझाते हैं। आप पहले एक चीज़ बताइए, आप किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर होते जाते हैं, क्या होते हैं, पार्टिकल्स दूर होते जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आप जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर आएंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, फिर नीचे आएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, क्या होगा, नीचे आएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। यानी ऊपर वाली चीज़ें गर्म है, नीचे वाली चीज़ें क्या है, ठंडी हैं। तो जैसे ऊपर वाली चीज़ें गर्म है यानी इसके पार्टिकल क्या होंगे, दूर दूर होंगे, और नीचे वाले जो भी वस्तु हैं उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास होंगे। पार्टिकल क्या होंगे, पास पास। यानी जो ऊपर वाला माध्यम है वो क्या होगा, विरल माध्यम हो जाएगा, और नीचे वाला माध्यम क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। क्यों, कि ऊपर वाले माध्यम में पार्टिकल दूर दूर हैं तो इसलिए इसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, और नीचे वाले माध्यम में पार्टिकल्स क्या होंगे, थोड़े पास पास होंगे, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। और आपको मालूम है कि जैसे ही आप विरल से सघन माध्यम में आएंगे अभिलंब की तरफ क्या होंगे, झुकते जाएंगे, क्या होंगे, अभिलंब की तरफ
झुकते जाएंगे। और देखिए इसमें बार बार अपवर्ड, क्योंकि कई परतों से मिलकर बनाता है, हर परत में ऐसी चेंजिंग आपको देखने को मिलेंगी, तो ये बार बार अभिलंब की तरफ झुकते जाएगा झुकते जाएगा झुकते जाएगा। तो इस प्रकार जो अपवर्तन हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। देखिए तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, पृथ्वी का वायुमंडल अनेक परतों से मिलकर बना होता है जिनका घनत्व व ताप निरंतर परिवर्तित होता रहता है, जिसके परिणाम से उनका अपवर्तनांक भी परिवर्तित होता है। कि नीचे आएंगे तो अपवर्तनांक कैसे होता जाएगा, नीचे आएंगे तो अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर माध्यम सरल है तो पार्टिकल से दूर दूर है, इसलिए अपवर्तनांक कम है। नीचे पार्टिकल पास पास आ जाएंगे यानी सघन हो जाएगा, तो इसलिए इसका अपवर्तनांक भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्योंकि जिसका जो जितना ज़्यादा सघन होगा उसका अपवर्तनांक भी क्या होता है, उतना ज़्यादा अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए इन परतों से प्रकाश के अपवर्तन को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो आपको वायुमंडलीय अपवर्तन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं, अब वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव देखेंगे, इससे क्या क्या होता है ये हमारे दैनिक जीवन में, उसको हम लोग फील करेंगे और पढ़ेंगे भी। देखिए तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि तारों की वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना। यानी कि हम जो तारा देखते हैं और जो हमें उनकी ऊंचाई दिखती है वो उनकी वास्तविक ऊंचाई नहीं होती है। क्या होती है, उनकी वास्तविक ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, वो क्या होती है, उनकी आभासी ऊंचाई होती है, वो उससे थोड़े से नीचे होते हैं एक्चुअल में, लेकिन हमें थोड़े से ऊपर दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का हम लोग रीज़न जानेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके पीछे का रीज़न क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद जो तारों का प्रकाश अनेक वायुमंडलीय परतों से परिवर्तित होते हुए पृथ्वी पृष्ठ पर पहुंचता है। ठीक है, जो तारों का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आ रहा है तो अनेक वायुमंडलीय परतों से क्या हो रहा है, अपवर्तित होते हुए नीचे आ रहा है। क्या हो रहा है, अपवर्तित होते हुए नीचे आ रहा है। तो इन परतों पर अपवर्तनांक पृथ्वी की ओर पृष्ठ की ओर बढ़ने पर निरंतर बढ़ जाता है। जितने आप पृथ्वी के पृष्ठ की ओर बढ़ेंगे उसका अपवर्तनांक क्या होगा, बढ़ते जाएगा, यानी वो विरल से सघन माध्यम में आता जाएगा और वो क्या हो जाएगा, बार बार अभिलंब की तरफ झुकते चलाएगा। अतः तारों का जो प्रकाश है निरंतर अभिलंब की ओर क्या होता है, झुकते हुए पृथ्वी पृष्ठ पर पहुंचता है। अतः क्षितिज के निकट देखने पर जो तारों की आभासी स्थिति है उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से ऊपर क्यों दिखाई देती है। ठीक है, अब देखिए ये तो था थ्योरी के हिसाब से, अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, हम इसको डायग्राम के हिसाब से आपको और अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका जो एक्चुअल में तारा आपका पास मान लीजिए यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, आपका तारा कहाँ है, यहाँ पे है। इसके बीच में कई सारे आपके पास परत दिखेंगे, वायुमंडल के कई सारे परत दिखेंगे। अब जैसे ऊपर वाला जो माध्यम हो कैसा होगा, विरल माध्यम होगा, और नीचे वाला कैसा होगा, सघन माध्यम होगा। यानी ये बार बार अभिलंब की तरफ झुकते जाएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर प्रवेश करेगा। तो देखिए यहाँ से प्रकाश आया, थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुके, थोड़ा सा और नीचे आया, फिर से यहाँ पे आया, थोड़ा और झुका, फिर थोड़ा और झुका, फिर थोड़ा और झुका, फिर तब जाके हमारी आंखों में प्रवेश किया। क्या होगा, आंखों में प्रवेश किया। इस हिसाब से हम वस्तु को देख रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें कैसे दिख रही हैं, टेढ़ा तो देखेंगे नहीं, वो तो कहेंगे सीधा देखेंगी। यहाँ से हमारे से हमें प्रतीत होगा जो तारा है वो यहाँ ना होकर कहाँ पे, यहाँ पे है। तो आप देख रहे हैं इस हिसाब से हमें तारे थोड़े से ऊपर दिखाई दे रही है। ये तारे की क्या है, आभासी स्थिति हो गई। एक्चुअल में जो तारा है वो है यहाँ पे, लेकिन हमें दिख रहा है कहाँ, यहाँ दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो तारे की आभासी स्थिति है इसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी सी ऊपर दिखाई दे रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे आप नीचे बढ़ेंगे तो आपका बढ़ता हुआ अपवर्तनांक है, ये क्या हो जाएगा, नीचे आने पर अपवर्तनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो तारे की वास्तविक ऊंचाई होती है उसकी आभासी ऊंचाई उससे अधिक होती है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, जैसे जैसे तारे की जो प्रकाश आता है पृथ्वी पृष्ठ पर पहुंचता है तो वो निरंतर अभिलंब की तरफ झुकता जाता है। क्यों? क्योंकि अनेक परतों से होते हुए गुजरता है, उसका बार बार अपवर्तन होता है, जिसके कारण जो तारा है वो अपने वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर प्रतीत होता है। ठीक है, ये था पहला कारण। अब देखिए दूसरा इसका प्रभाव देखते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन का दूसरा प्रभाव, तारों का टिमटिमाना। क्या है, तारों का टिमटिमाना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं इसके पीछे का हम लोग रीजन जानेंगे। ठीक है, तारे आप देखेंगे रात में जब तारे को देखते हैं तो तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है उसके पीछे का रीजन हम लोग देखेंगे। देखिए लिखा गया है, दूर स्थित तारा हमें प्रकाश की बिंदु के समान प्रतीत होता है। आप देखेंगे एक छोटा सा पॉइंट लगता है, ये छोटा सा पॉइंट है, प्रकाश का कोई बिंदु है। ठीक है, ऐसा दूर स्थित तारा हमें प्रतीत होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरण पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता है। अब जैसे मान ऊपर से नीचे आएगा तो उसका जो पथ है आने का रास्ता वो बार बार क्या होगा, परिवर्तित होता रहेगा। अतः तारे की जो आभासी स्थिति विचलित होती रहती है, यानी कि उसकी आभासी स्थिति क्या होती है, विचलित होती है, क्योंकि तारा पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा दूर है तो उसका अपवर्तन बार बार होता है, बार बार अपवर्तन होगा तो उसकी आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति सब इधर उधर आपको हिलती डुलती दिखाई देंगी। ठीक है, जिसके कारण देखिए आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है। क्या होती है, झिलमिलाती, कभी अधिक कभी कम आएगा, इस हिसाब से होता रहता है। तो जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला प्रतीत होता है, अर्थात तारे में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपको तारे क्यों टिमटिमाते हैं वो आपको समझ में आएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडल में हमारे कई सारे परत होते हैं, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए उसका अपवर्तन बार बार होता है। ठीक है,
इसलिए प्रकाश कभी अधिक, कभी कम, कभी इधर कभी उधर दिखाई देता है, जिसके कारण में तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन का एक और कारण है, यहाँ पे देखिए एक और मतलब उसका प्रभाव है। देखिए क्या प्रभाव है, यहाँ पे लिखा गया है, तारों के टिमटिमाने तथा ग्रहों के न टिमटिमाने के कारण। देखिए जो ग्रह होते हैं वो हमको टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन तारे ही टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इसके पीछे का रीजन, तारे पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर होते हैं, ग्रह तारों की तुलना में पृथ्वी के करीब होते हैं। ठीक है, तो पहला कारण तो आपका यही हो गया। अब देखिए इसको हम और अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, तारों की पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण वे हमारे लिए एक बिंदु प्रकाश के स्रोत के रूप में समान है। ठीक है, एक बिंदु प्रकाश, यानी कि हमको लगता है एक छोटा सा कोई प्रकाश का बिंदु है। ठीक है, आपको ऐसा प्रतीत होता है। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जो तारों से आने वाले प्रकाश का वायुमंडल की विभिन्न परतों से अपवर्तन होने के कारण उसकी तीव्रता निरंतर बदलती रहती है, यानी वो कभी झिलमिलाता हुआ आपको दिखाई देगा, कभी अधिक प्रकाश दिखाई देगा, कभी कम दिखाई देगा। और यही कारण है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जो ग्रह होता है, तारों की अपेक्षा पृथ्वी के निकट होने के कारण, यानी जो तारों की अपेक्षा वो पृथ्वी के कुछ ज़्यादा ही करीब होता है, जिसे वो विस्तृत प्रकाश स्रोत की भांति करता है। यानी कि उसमें मान सकते उसमें कई सारे प्रकाश के बिंदु हैं। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें छोटे छोटे कई सारे प्रकाश के बिंदु हैं, जिसके अनेक बिंदु प्रकाश स्रोतों का समूह मान सकते हैं। उसे हम ग्रह को क्या मान सकते हैं, अनेक प्रकाश बिंदु का स्रोत मान सकते हैं। मतलब हर स्रोत से प्रकाश आएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार सबका अपवर्तन होगा, तो कभी किसी का कम अपवर्तन होगा, किसी का अधिक अपवर्तन होगा, यानी कोई कुछ ज़्यादा चमकीला दिखेगा, कोई कम चमकीला दिखाई देगा। इस प्रकार से उसका हम जब औसत निकालेंगे तो औसत क्या होता है, शून्य होता है। इस हिसाब से हमें प्रकाश उसमें कोई चेंजिंग झिलमिलाता हुआ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए तारों की अपेक्षा पृथ्वी के निकट होने के कारण विस्तृत प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, जिसे अनेक बिंदु प्रकाश स्रोतों का समूह मान सकते हैं, किसी ग्रह को। तो इस विभिन्न बिंदु प्रकाश स्रोतों से पृथ्वी तल तक आने वाले प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन औसत मान शून्य होता है, यानी उसकी तीव्रता में औसत मान शून्य होता है। क्यों, कभी कभी अधिक तीव्र दिखेगा, कभी कम तीव्र दिखेगा, और कई सारे पॉइंट होते हैं, सबसे ऐसे ही होता है। तो सबका जब हम एवरेज निकालते हैं तो इसका मान क्या होता है, जीरो आता है। इसलिए हमें ग्रह कोई टिमटिमाते हुआ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। देखिए जो वायुमंडलीय अपवर्तन है उसका अगला प्रभाव क्या है, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। ये क्या होता है, ठीक है। देखिए अग्रिम सूर्योदय का मतलब होता है कि जो सूर्योदय हो रहा है वो हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है, यानी कुछ मिनट पहले ही दिखाई देने लगा। और विलंबित सूर्यास्त का मतलब होता है कि सूर्यास्त तो हो गया रहता है लेकिन उसके 2 मिनट बाद तक हमें सूरज दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन समझते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप इन चीज़ों को समझने से पहले सबसे पहले आप समझिए कि क्षितिज क्या होता है। तो क्षितिज देखिए एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पे आपको देखने से ऐसा लगता है कि धरती और सूरज दोनों आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं। आप देखेंगे समुद्र के किनारे कहीं आपको ऐसा दिखता होगा कि समुद्र और धरती दोनों, समुद्र जो हो गया आसमान से मिलता हुआ प्रतीत होता है। आप देखेंगे जब वहाँ से सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है तो आप देखेंगे नीचे से सूरज ऊपर आते हुए दिखाई प्रतीत होता है और ऊपर से नीचे जाते हुए प्रतीत होता है। तो वो उसी पॉइंट को कहते हैं क्षितिज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब भी सूर्योदय होता है तो सूर्योदय या सूर्यास्त हो तो जो सूरज होता है तो सूर्यास्त के समय जो सूरज होता है क्षितिज के नीचे चला जाता है और सूर्योदय के समय जो सूर्यास्त होता है वो क्षितिज को क्या होता है, पार करता है। यानी कि हर कंडीशन में क्षितिज को सूरज पार करता है, तो डूबते समय या उगते समय। ठीक है, तो ये था क्षितिज के बारे में। अब देखिए हम आपको समझाते हैं सूरज की वास्तविक स्थिति। क्या समझाएंगे, सूर्य की वास्तविक स्थिति को समझाएंगे। तो ये अगर मान लीजिए सूर्य जो ये हो गया इसकी वास्तविक स्थिति अभी क्षितिज के कहाँ है, नीचे है। कहाँ है, वह क्षितिज के नीचे है। अब देखिए यहाँ से जो प्रकाश किरण आएगा आप देखेंगे जैसे हम यहाँ पे कोई प्रेक्षक खड़ा हो गया, मान लीजिए कोई इंसान खड़ा हो गया और इसकी आंखों में जो प्रकाश किरण आएगा थोड़ा सा इसे झुकते जाएगा, क्या होगा, झुकते जाएगा और हमारी आंखों में पहुंचेगा। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा, हम तो सीधा देखते हैं तो मतलब हमारी आंख ऐसी है तो हम देखेंगे कि सूरज कहाँ पे है, यहाँ पे है। सूरज कहाँ पे, यहाँ पे है। क्योंकि अभी सूर्योदय देखिए हुआ नहीं है, अभी सूर्योदय कहाँ, क्षितिज के नीचे ही, अभी सूर्योदय हुआ नहीं है। जब ये सूरज इस क्षितिज को पार करेगा तब जाके सूर्योदय होता है। लेकिन अभी सूरज की वास्तविक स्थिति क्षितिज के नीचे है, लेकिन अभी सूरज हमें कहाँ, क्षितिज के ऊपर दिखने लगा है। ठीक है, क्षितिज दिखने लगा है। क्यों, क्योंकि देखिए ये वायुमंडलीय में इसके प्रकाश का अपवर्तन हो जा रहा है। यहाँ पे प्रेक्षक जो खड़ा है, यहाँ से जो सूरज से प्रकाश निकल रहा है वो प्रेक्षक की आंख तक पहुँचने के लिए उसमें कई बार अपवर्तन हो जा रहा है, जिसके कारण देखिए सूरज हमें यहाँ पे प्रतीत होता है, कहाँ पे, क्षितिज के ऊपर प्रतीत होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें इसमें 2 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी अगर सूर्योदय हो रहा है तो हमें 2 मिनट पहले ही सूर्योदय दिखने लगता है और जो सूर्यास्त होता है वो 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि कोई पूछेगा कि अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त के पीछे का रीजन क्या है, आप बोलेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। जो सूरज का प्रकाश है वो हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए वो कई बार अपवर्तन होता है, जिसके कारण देखिए सूर्योदय हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है और सूर्यास्त 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ठीक है, ये था इसके पीछे का रीजन। देखिए यहाँ पे इसकी थ्योरी भी लिखी हुई है। क्या लिखा गया है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। कितने मिनट, 2 मिनट पूर्व दिखता है।
और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। अब देखिए वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ क्या है, सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। आपको यही नहीं बताया कि जब भी सूरज क्षितिज को पार करेगा तभी जाके सूर्यास्त भी होगा और तभी सूर्योदय भी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गौर चित्र में सूर्य की क्षितिज के सापेक्ष वास्तविक तथा आभासी स्थितियां दर्शाएंगे। अभी हमने आपको दिखाया उसकी वास्तविक स्थिति। फिर बोला वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच का समय का जो अंतर होता है लगभग कितना होता है, 2 मिनट होता है, ठीक है। और टोटल टाइम डिफरेंस हमको कितना देखने को मिलता है, कुल 2 मिनट सूर्योदय का समय, 2 मिनट सूर्यास्त में, तो टोटल डिफरेंस कितना देखने को मिलता है, 4 मिनट का देखने को मिलता है। और इसी परिघटना के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य चक्रीय चपटी प्रतीत होती है। आप देखेंगे सूर्य कैसी प्रतीत होती है, चपटी प्रतीत होती है सुबह और शाम को, ठीक है। यही इसका रीजन है। तो आपको अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त के पीछे का कारण समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर। देखिए ये पेपर में आपसे पूछता है कि अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त के पीछे का कारण समझाइए और सचित्र वर्णन करिए। तो आपको ये चित्र भी बनाना पड़ेगा और आपको समझाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम लोग आ जाते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के ऊपर, ठीक है। अब देखिए इससे भी आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये भी आपका पेपर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए इसमें हम आपको समझाएंगे कि हमारे जो सिग्नल होते हैं, खतरे के सिग्नल होते हैं, क्यों लाल होते हैं, शाम को समय और सुबह सूर्य में लाल क्यों दिखाई देता है, ठीक है, दोपहर के समय सूरज सफ़ेद क्यों दिखाई देता है, इन सारी चीज़ों के पीछे का रीजन हम समझाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये भी आप इसी में समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग आते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के ऊपर कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और जब भी प्रकाश उन पार्टिकल्स पे आता है तो उसे टकराता है तो उस प्रकाश चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है। और प्रकाश की यही जो फैलने की घटना है इसी को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि जब प्रकाश किसी एक ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल भी हो, मिट्टी, वायु आदि के अति सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, ठीक है, तो उन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए प्रकाश क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए नोट में लिखा गया है कि जो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग के देखिए उसमें जो पार्टिकल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, कहते हैं बैंगनी रंग में पार्टिकल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए उसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तथा लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। अब देखिए प्रकीर्णन जिसका सबसे अधिक होता है, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होता है, बैंगनी रंग का। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा क्या होता है, कम होता है। सबसे कम इसका तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो बैंगनी रंग का। अभी हमने आपको जो वहाँ पे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझाया था, देखिए ये अभी हमने आपको जब प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझाया था तो वहाँ पे आपको दिखाया भी था इसका डायग्राम। देखिए यहाँ पे कई सारे प्रॉपर्टी होते हैं। हमने आपको बताया जो भी प्रकाश की आपको दिखी गई हैं ये एक निश्चित क्रम में दिखती हैं, कहते हैं निश्चित क्रम में दिखती हैं। तो हमने बताया कि सबसे ऊपर जो लाल रंग का इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। लेकिन अगर प्रकीर्णन देखें तो लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। वहाँ हमने नीचे आपको दिखाया भी है। फिर देखिए विचलन की बात करें, विचलन का मतलब अपने मार्ग से कौन कितना ज़्यादा विचलित हो रहा है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा विचलित कौन हुआ है, बैंगनी रंग, क्योंकि सबसे नीचे तक कौन गया है, बैंगनी रंग गया है, और सबसे ऊपर कौन रहा है, लाल ही रहा है। यानी विचलन सबसे ज़्यादा किस में हुआ है, तो बैंगनी रंग में हुआ है। तो आप विचलन को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रकीर्णन याद रखें, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है, बैंगनी रंग में, और उसका तरंगदैर्घ्य क्या है, सबसे कम है। प्रकीर्णन सबसे कम किस में हो रहा है, लाल रंग में, और इसका तरंगदैर्घ्य क्या है, सबसे अधिक है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग फिर से अपने टॉपिक पे। देखिए हमारा टॉपिक क्या था, देखिए यहाँ पे था प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ पे हमने वो क्या बताया कि जो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं टिंडल प्रभाव पर। किस पे आ जाते हैं, टिंडल प्रभाव पर। टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है ये टिंडल प्रभाव क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन का ही एक एग्जाम्पल है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अब इसके नीचे जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो सबके पीछे का कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, देखिए लिखा गया है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण होता है। और इसमें क्या होता है, देखिए किसी कोलाइड विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की घटना को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव छोटे छोटे निलंबित कणों द्वारा विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, आप देखेंगे आपके घरों में जो छेद होता है छोटे छोटे, वहाँ जब प्रकाश किरण निकलता है तो एक सीधी रेखा में दिखाई देती है, यानी उस प्रकाश का पथ दिखाई देने लगता है, और उस पथ में आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देने लगते हैं। देखते हैं आप जो लाइट निकला है उसमें छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ पर लिखा है कोलाइड विलयन में, ठीक है, इसमें कोलाइड विलयन में जो पार्टिकल्स है तो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे हैं, तो वहाँ पे भी आपको टिंडल प्रभाव देखने को मिल सकता है। या निलंबित कणों के द्वारा, देखिए यहाँ पे निलंबित कण लिखेंगे, देखिए निलंबित कणों वाले विलयन में भी, निलंबित कणों का मतलब जो कोलाइड विलयन के जो कण होते हैं उससे थोड़े से बड़े बड़े कण इसमें होंगे,
किसमें, निलंबित कणों वाले विलयन में, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। टिंडल प्रभाव मतलब कि जो प्रकाश का पथ आपको दिखाई देने लगता है, उस पथ में आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स भी दिखाई देने लगते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखा गया है कि जब प्रकाश किसी घने जंगल से गुजरता है, आप देखिए किसी घने जंगल से जब प्रकाश गुजरता है, पेड़ के पत्तों से होते हुए निकलेगा, तो वहाँ पे भी आपको पथ दिखाई देता है प्रकाश का, ठीक है, और उसमें भी आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं, तो वो भी क्या है, टिंडल प्रभाव का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अगले पे, ठीक है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, इसके पीछे का कारण समझाइए। तो पहला कारण तो ये सबसे आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि आकाश के रंग का नीला दिखाई देना क्यों होता है, क्योंकि उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है जिसकी वजह से नीला दिखाई देता है। अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो बैंगनी रंग का प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा अधिक होता है, क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे वही रीजन है इसका। वायुमंडल में जो धूल के कण उपस्थित होते हैं, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो धूल के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। अभी हमने आपको बताया कि वायुमंडल में धूल मिट्टी के कण बहुत ज़्यादा होते हैं, जब भी कोई प्रकाश किरण आएगा तो उसका क्या होगा, प्रकीर्णन होगा। अब देखिए इसमें नीले और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की तुलना में 16 गुना अधिक होता है। क्या होता है, 16 गुना अधिक होता है, यानी कि लाल रंग का जितना प्रकीर्णन नहीं होता है उससे 16 गुना अधिक प्रकीर्णन होता है, किसका, बैंगनी रंग का और लाल रंग का, जिसके कारण वो प्रकाश किरणें क्या होती है, आसमान में चारों तरफ फैल जाती हैं, इसलिए हमें आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि बैंगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, कम होती है, यानी कम ऊंचाई तक अभी आया होता है, और वहीं क्या होता है, पूरी तरह चारों तरफ फैल जाता है, जिसके कारण हमें आकाश नीला रंग दिखाई देता है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, अतः नीला व बैंगनी रंग चारों ओर बिखर जाता है और यह प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे हमें आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये चीज़ आपको समझ में आएगा, क्योंकि नीला और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा अधिक होता है और वो प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, और वहाँ से जैसे वो हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अब देखिए, और मान लीजिए आपको चंद्रमा के ऊपर खड़ा कर दिया जाए, अब चंद्रमा पे तो कोई वायुमंडल होता नहीं है, अब वहाँ पे जो भी प्रकाश किरण आएगा उसका अपवर्तन होगा नहीं, और जब अपवर्तन होगा नहीं तो कोई प्रकाश किरण फैलेगा नहीं, ठीक है, ना तो उसका प्रकीर्णन होगा ना अपवर्तन होगा। तो जब प्रकीर्णन ही नहीं होगा तो प्रकाश किरण फैलेगा ही नहीं, यानी कि हमें आकाश कैसा दिखाई देगा, काला, क्योंकि कोई सा भी रंग वहाँ पे आपको फैलता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसीलिए यही कारण है कि और चंद्रमा पर किसी व्यक्ति को खड़ा करा दिया जाए और उससे पूछा कि आकाश का रंग क्या है, तो क्या बताएगा, काला बताएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, यानी कोई भी प्रकाश किरण नहीं फैलेगा, ठीक है, और यही कारण है कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम पृथ्वी पर हैं तो हमें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, और कोई व्यक्ति चंद्रमा पर है तो उसे आकाश काला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे कि सूर्योदय के समय आप देखेंगे जब भी सूर्य निकलता है और सूर्य डूबता है तो उस समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, यानी कि रक्ताभ दिखाई देता है। इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है, तो इसके पीछे का भी कारण लिखा गया है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाले प्रकाश पृथ्वी की पृष्ठ तक पहुंचने से पूर्व वायुमंडल में सबसे अधिक दूरी तय करता है। क्या करता है, सबसे अधिक दूरी तय करता है, क्योंकि आपको मालूम है कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है, क्या होती है, अधिक होती है। तो इन किरणों के मार्ग में वायु के अणुओं और धूल के कणों द्वारा बहुत अधिक प्रकीर्णन होता है। इस प्रकीर्णन के कारण सूर्य के प्रकाश में से नीली और बैंगनी किरण निकल जाती हैं, क्योंकि इन किरणों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, अतः हमारी आंखों में विशेष रूप से लाल रंग का प्रकाश ही पहुंचता है, जिसके कारण सूर्य लाल रंग दिखाई देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा गया है इसका मतलब क्या है, आप सबको मालूम है कि अगर प्रकाश किरण सूर्य से निकलकर पृथ्वी तक आ रहा है तो उसका प्रकीर्णन होगा, और आपको ये भी मालूम है कि जो नीला रंग है और बैंगनी रंग है उसका प्रकीर्णन लाल की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक होता है, लेकिन उनका तरंगदैर्घ्य कम होता है। अब देखिए पृथ्वी की दूरी सूर्य से शाम के समय और सुबह के समय बहुत ज़्यादा अधिक होती है, अब मान लीजिए उन सबका तरंगदैर्घ्य तो कम है, इसलिए नीला और बैंगनी रंग का तो प्रकीर्णन पहले ही बहुत ज़्यादा हो गया था, तो यानी कि वो वहाँ पे समाप्त हो जाती हैं, और लाल रंग का प्रकीर्णन थोड़ा सा कम होता है और उसकी तरंगदैर्घ्य भी अधिक होती है, तो यानी कि शाम के समय और सुबह के समय लाल रंग का ही प्रकाश विशेष रूप से हमारी आंखों में पहुँचता है, जिसके कारण सूर्य से उदय के समय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको इसके पीछे का रीजन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं एक और चीज़ को, देखिए यहाँ पे एक और चीज़ लिखा गया है कि दोपहर के समय में सूर्य सफ़ेद क्यों दिखाई देता है, सूर्य सफ़ेद क्यों दिखाई देता है। देखिए जो दोपहर का समय होता है उस टाइम जो सूर्य होता है पृथ्वी के काफ़ी ज़्यादा करीब होता है, यानी वहाँ पे तो सभी विशेष रूप से सभी रंगों का प्रकीर्णन होता है और हमें सभी रंग दिखाई देती है, इसलिए हमें श्वेत रंग दिखाई देता है। कैसा रंग दिखाई देता है, श्वेत रंग। तो यही कारण है कि दोपहर के समय जो हमें सूर्य दिखाई देता है कैसे दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है। देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, दोपहर के समय प्रकाश किरणें वायुमंडल में बहुत कम दूरी तय करती हैं, अतः प्रकीर्णन कम होने के कारण प्रकीर्णन कैसा होता है, कम होता है, जिससे लगभग सभी रंगों की किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं और सूर्य कैसा दिखाई देता है, श्वेत दिखाई देता है, ठीक है, सूर्य श्वेत दिखाई देता है।
अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि खतरे के सिग्नल को लाल रंग से इसलिए बनाया जाता है। अब देखिए जो खतरे का सिग्नल आप देखेंगे उसको लाल रंग से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसको अधिक दूरी से देख सकते हैं, क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसका प्रकीर्णन भी कम होता है, यानी वो फैलता नहीं है ज़्यादा, इसलिए हम क्या करते हैं, खतरे के सिग्नल को लाल रंग से बनाते हैं। देखिए ये लिखा गया है खतरे के सिग्नल को लाल रंग से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और उसे संकेत को अधिक दूरी से देखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम खतरे के सिग्नल को लाल रंग से बनाते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर क्या हो गया, खत्म। और हमने आपको लगभग सारे टॉपिक्स को पढ़ा दिए। मानव नेत्र में अब एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने आपको नहीं पढ़ाया हो। ठीक है, और ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ से हमने आपको प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन हमने आपको पढ़ाया, प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन, उसके बाद के टॉपिक्स में से आपके एग्जाम में कन्फर्म है कि 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ से चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और वीडियो आपको पसंद आएगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा।